ज्ञान के द्वारा आपके सामने उपस्थित होंगे। जो समाजशास्त्र है वह विगत 1 शताब्दी से भारतीय समाज की जो प्रगति है और स्थिति है उसको विकसित करने में उसने अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आधुनिक समाजशास्त्र जो है उसका उदय ऐसे समय में हुआ जब भारत औपनिवेशिक ताकतों से स्वतंत्र होने और अपनी पहचान बनाने तथा अपनी अस्मिता के लिए एक प्रकार से संघर्ष कर रहा था। उस दौर में भी विशेष रूप से स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के सामने एक नए राष्ट्र के निर्माण की चुनौती थी और राष्ट्र निर्माण के कार्यक्रमों में समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हुए परिवर्तनों ने जो बदलाव लाए वो एक तरह से अनायास प्रतीत होते हुए भी अपेक्षित थे। और इन सारे बदलावों को समाजशास्त्रियों ने समाज की समझ विकसित करने में अपना एक निरंतर योगदान दिया है, अपनी भूमिका निभाई है। विशेषकर आज जब 21वीं सदी में वैश्वीकरण सहित अनेक प्रक्रियाओं के संदर्भ में भारतीय समाज के सामने कई सारे नए सरोकार उभर कर सामने आए हैं, तो ये आवश्यकता है कि इन जो सरोकार हैं उनके बारे में एक समझ विकसित की जाए और समाजशास्त्रीय सिद्धांतों एवं कार्य प्रणाली की पुनः विवेचना भारतीय समाज के संदर्भ में अन्य समाज के सापेक्ष भी की जाए। तो इस रिफ्रेशर कोर्स की रूपरेखा इसी दृष्टिकोण को सामने रख करके की गई है और भारत के गणमान्य एवं सुविज्ञ समाजशास्त्री आप सभी जो प्रतिभागी हैं उनके साथ भारतीय समाजशास्त्र के सैद्धांतिक एवं जो क्रियात्मक कार्य प्रणाली है उसके कई आयामों पर चर्चा करेंगे। और मुझे विश्वास है कि आगामी जो 2 सप्ताह होंगे दोनों विषयों के प्रतिभागियों के लिए बड़े फलदायी सिद्ध होंगे। जो पाठ्यक्रम हमने निर्धारित किए हैं वो समाज, परिवेश, प्रकृति एवं मनुष्य के अंतर संबंधों के लिए एक सुपुष्ट एवं रोचक सामग्री प्रदान करेंगे। हमारे जो विद्वान समन्वयक हैं जिनकी चर्चा मैंने की, प्रोफेसर विवेक कुमार, डॉक्टर मनोज कुमार जैना, प्रोफेसर जयंत त्रिपाठी तथा डॉक्टर इनुमलाई कानन ने बहुत ही परिश्रम पूर्वक मनोयोग से विख्यात विषय विशेषज्ञों का चयन किया है और जो पाठ्यक्रम को एक नई दिशा एवं दशा प्रदान करने वाले होंगे। अगले 14 दिन आप इन्हीं कोऑर्डिनेटर्स के सतत संपर्क में रहेंगे। वे आपकी सभी जिज्ञासाओं के प्रति सजग रहेंगे, उसका समाधान करेंगे। मैं पुनः सबका स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और आप सबके लिए शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं। धन्यवाद। Okay, so before go further, I have one announcement that Professor Sanjeev Kumar Sharma ji, Honorable Vice Chancellor of Central University Bihar, will join with us within a few minutes. He is in some other conference with the Honorable President of India. There is one conference, parallel conference is also going there on new education policy. And now I feel extremely honored and my deep sense of gratitude to invite Professor Avinash Chandra Pandey ji. Professor Pandey sir is the keynote speaker and I request sir kindly deliver your keynote address. Over to Professor Pandey. Thank you. सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और ब्रजेश जी को कि आपने अवसर दिया कि उच्च शिक्षण संस्थान से जो हमारे सम्मानीय शिक्षकगण हैं, समाजशास्त्री हैं, उनके बीच आकर के अपनी बात रखने का आपने अवसर मुझे दिया। आज जिस बात की हम चर्चा करेंगे वो किस प्रकार सामंजस्य स्थापित किया जाए सोशल साइंसेज में और जो नेचुरल साइंसेज हैं उनके बीच। तो इसके पहले हम उस बिंदु तक जाएं, हम आपको अपनी स्क्रीन पर ले चलते हैं और I will share my presentation here.
क्षमा करिएगा व्यवधान के लिए। हम बस I'm just sharing my slides. आपने कोई रोक तो नहीं लगाई है ना, क्योंकि शेयरिंग में No sir, no sir, sir, you are the co-host, so you I'm can the host. yeah sir, just click on the green button, share screen. I do that, but I couldn't find my screen. गौरव, यस सर। सर के साथ क्या दिक्कत हो रही है? Sir, first you open your PPT, then you share, please. I have already opened. Okay. Okay. So what I can do, हम अभी क्या करते हैं, आपसे वार्ता करते हैं। मुझे लगता है कि this laptop was being used by my son, so he had used some locks because he could use he's studying MBBS, so he does use this part. I will get it. So what actually I wanted to talk about is the science and technology for better world, how we could use it, and what are the issues. How can we make our stress. भाई जरा आ जाओ 1 मिनट के लिए, हमारा ये स्क्रीन लॉक है, I cannot share my files. You have put some password here. Acha, Pandey sir. जी. Can we invite Vice Chancellor sir, because he's there, so he want to go somewhere also. If you Okay, right. Yeah, can we invite sir? Sure, yes. Thank you very much, sir. So now our Honorable Vice Chancellor is already here. So I request to our Honorable Vice Chancellor, Professor Sanjeev Kumar Sharma ji. And Professor Sharma ji is the Vice Chancellor of Central University of Motihari. And sir, it's a great honor to listen to you today. And we are very lucky, and I hope and I believe that we all as highly benefited with your address, sir. Now I request you to kindly, sir, deliver your inaugural address. Over to you, sir, please. Professor Sanjeev Kumar Sharma, sir, Honorable Vice Chancellor. Yeah, Vice Chancellor, sir. सर अनम्यूट हैं, देख लीजिए। He joined.
Sorry for inconvenience. He is joining. He is joining within a few seconds. Thank you very much, sir. Thank you very much. And over to you, sir. Over to you, sir. नमस्कार। नमस्कार आप सबको। महात्मा गांधी की भारत की पहली कर्मभूमि चंपारण से प्रणाम करता हूं और डॉक्टर प्रोफेसर ब्रजेश पांडे जी को आभार व्यक्त करता हूं कि आपसे बात करने का मुझे अवसर प्रदान किया। इस बात के लिए क्षमा चाहता हूं कि थोड़ा सा कार्यक्रम में मैं देर से पहुंच पाया हूं। करीब 8 से 9 मिनट मैं लेट हूं। अभी मुझे अभ्यास नहीं है इतना लेट होने का, लेकिन आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी देश भर के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को संबोधित कर रहे थे अभी तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर, इसलिए उस कार्यक्रम में रहना भी मेरे लिए आवश्यक था। मैंने ये सूचना रात को ही मिली, अभी ब्रजेश जी को सूचना भी दी थी। तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति और मेरे अग्रज मित्र प्रोफेसर एम जगदीश कुमार जी का आभारी हूँ कि उनके नेतृत्व में चल रहे इस HRDC के निदेशक मेरे मित्र प्रोफेसर ब्रजेश पांडे जी ने आप सबसे बात करने का अवसर दिया है। मुझे बताया गया है कि 2 कार्यक्रम आज सम्मिलित हैं। एक रिफ्रेशर कोर्स का समापन हो रहा है और एक रिफ्रेशर कोर्स का प्रारंभ हो रहा है। सर नहीं सर, दोनों ही दोनों का इनॉग्रल है। अच्छा, दोनों का ही इनॉग्रल है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये भी और सौभाग्य की बात है। और मुझे राजनीति विज्ञान विषय के देश भर के शिक्षकों से, शोधार्थियों से बात करने का अवसर मिलता रहा है, क्योंकि मैं वहाँ राजनीति विज्ञान की एक राष्ट्रीय परिषद है उसका प्रतिनिधित्व करता हूँ। लेकिन आज बहुत सारे अन्य विषयों के शिक्षक साथियों से भी मिलने का अवसर हो रहा है, तो इसलिए और हम कोविड-19 के संकट के बीच में मिल रहे हैं, जब हम भौतिक रूप से नहीं मिल सकते, सामान्य स्थितियां होती, तो ब्रजेश जी मुझे दिल्ली आमंत्रित करते, मोतिहारी से पटना, पटना से दिल्ली और फिर आप लोगों के बीच में आता तो सबसे मिलता। लेकिन ये स्थितियां ऐसी नहीं है, तो फिर भी हम मिल पा रहे हैं, ये अच्छा संयोग है। तो ऐसे में सबसे पहले ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, आनंद होंगे, अपने आप को संक्रमण से बचा रहे होंगे, दूसरों को भी संक्रमण से बचा रहे होंगे। संख्या बहुत बढ़ रही है भारत में, 90,000 से ज्यादा प्रतिदिन हो जा रही है। थोड़ा डर लग रहा है और मैं बहुत सारे मित्रों को देख पा रहा हूँ जो मेरे विषय के हैं। सुमित सौरभ श्रीवास्तव मुझे दिख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मित्रों को सबको यहाँ से नमस्कार करने का अवसर है। भारत विश्व के बारे में जब कल्पना करते हैं तो हम अपने को अलग बोलते हैं, पृथक बोलते हैं, विशिष्ट बोलते हैं, विलक्षण बोलते हैं। हम इतिहास की दृष्टि से बड़ा बोलते हैं कि हम संसार के सबसे पहले राष्ट्र हैं, संसार की सबसे पुरानी सभ्यता है, सबसे पुरानी संस्कृति है, सबसे पुराने ग्रंथ हमारे यहाँ लिखे गए हैं, सबसे पहला कवि हमारे पास हुआ, ये सब हम कहते हैं। लेकिन इससे भी अलग एक विशिष्टता है हमारी। वो विशिष्टता है विश्व का कल्याण सोचने की। तो इस कोविड-19 ने एक काम और अच्छा किया है, विश्व के समक्ष हमारी विशिष्टताओं को भी सामने लाए। आपने ध्यान दिया है कि इस पीरियड में बहुत सारे संसार भर के लोगों ने एक दूसरे को नमस्कार दूर से हाथ जोड़कर किया है। ये जो लोकाचार, शिष्टाचार भारत का सीखा गया है,
इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण बात है भारत की, वो ये कि हम विश्व भर के कल्याण की कामना करते हैं, सबके अच्छे की सोचते हैं, सबका अच्छा हो। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः हमारी सबसे बड़ी प्रार्थना, सबसे बड़ी पहचान हमारी सर्वे भवन्तु सुखिनः है, सभी सुखी हों। और इस सर्वे भवन्तु सुखिनः का दूसरा चरण है सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोगी हों, कोई भी किसी को रोग ना हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब अच्छा देखें। अच्छा देखेगा मतलब क्या है? अच्छा देखेगा तात्पर्य है कि हमको सब ठीक हो, सबका अच्छा होगा तभी हमें अच्छा दिखाई पड़ेगा। तो सब अच्छा देखें। और मां कश्चित दुख भाग भवेत्, किसी को दुख का लेश मात्र भी ना हो, कण मात्र भी ना हो। तो इसका मतलब सब सुखी हों। यह विश्व भर के कल्याण की कल्पना, विश्व भर के कल्याण की कामना, विश्व भर के कल्याण की प्रार्थना, यह भारत की विशिष्टता है, भारत की विलक्षणता है, भारत का वैशिष्ट्य है। तो भारत के इस वैशिष्ट्य के साथ स्वयं को संगत करते हुए आप सबके कल्याण की और निरोगी होने की कामना करता हूं। हम अपने यहाँ यह भी कहते हैं कि आरोग्यम परमम सुखम, सबसे बड़ा सुख है आरोग्य, सबसे बड़ा सुख है निरोगी होना, पहला सुख निरोगी काया, यह भी कहते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि हम सुखी नहीं है, यदि हम निरोगी नहीं है, तो कोई और काम नहीं कर पाएंगे, कोई भी काम नहीं हो पाएगा। इसलिए ये जो आरोग्यम परमम सुखम कहा कि सबसे पहले हम निरोगी हों, स्वस्थ हों, सुखी हों, सानंद हों, आत्मतुष्ट हों। यदि स्वयं में संतुष्ट हैं, स्वयं में अच्छा सोच रहे हैं, तब किसी और के बारे में अच्छा सोच सकते हैं, तब प्रकृति के बारे में अच्छा सोच सकते हैं। आपका एक विषय आज का पर्यावरण है तो प्रकृति के बारे में अच्छा सोच सकते हैं, एक विषय समाज शास्त्र है, समाज के बारे में अच्छा सोच सकते हैं। जब हम स्वयं में, मन आपका खराब है, बहुत बार आप शिक्षक हैं, मन खराब है, किसी से झगड़ा हो गया है, घर में कोई बात हो गया है, आप जाते हैं, मन में थोड़ी सी पीड़ा बनी रहती है, कोई चिट्ठी मिल गई है जिससे नाराजगी है, मैं वाइस चांसलर हूं, बहुत सारी चिट्ठियां आ जाती हैं, कई बार मन खराब होता है। तो कार्यक्रम में जाने से पहले स्वयं को संयत करना होता है, उससे बाहर निकलना होता है। तो हम स्वयं में यदि सुखी नहीं है, तो इसलिए हमारी प्रार्थना एक और बड़ी महत्वपूर्ण है। और वो क्या कहती है? वेद कहता है यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु, जिससे भी समझते हो सही उचित समझते हो, बताने की आवश्यकता नहीं है, हमें खुद जानकारी नहीं है हमारी किससे रक्षा करनी है, जिससे भी हमारी रक्षा करनी उचित हो। अब उन्होंने तो नहीं सोचा था कि कोविड-19 से रक्षा करनी कहनी पड़ेगी, कोविड-19 से रक्षा की आवश्यकता अब हो गई। तो जिससे भी उचित समझते हो, जिससे भी सही समझते हो, उससे हमारी रक्षा करो। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो, हमारे साथ जो जीते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ जीवन यापन करते हैं, वे विभिन्न प्रकार के प्राणी हैं, मनुष्य हैं, उन सबका भी कल्याण हो। शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्य, जो पशु पक्षी हैं, जो जीवधारी हैं, उन सबको भी अभय हो, उनको भी निर्भय हो। ये जो सबके अभय की कामना, अभय की कल्पना, अभय की प्रार्थना है, ये भारत की विशिष्टता है। तो भारत कुछ अर्थों में विशिष्ट है, भारत कुछ अर्थों में अलग है। वो सबकी सोचता है, सबकी चिंता करता है, वो पशु पक्षी की भी चिंता करता है। इसीलिए पशु पक्षी की चिंता करते समय इस प्राकृतिक जैव विविधता को, जिसे आप बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, उस जैव विविधता को बचाए रखने के प्रयत्न करता है। और उसमें क्या कहता है? उसमें कहता है कि हमारे पौधे, हमारे पशु पक्षी, हमारे लताएं, हमारे वृक्ष, हमारी नदियां, हमारे पर्वत, हमारे समुद्र, सब में देवत्व आरोपित करता है, सब में किसी न किसी प्रकार का देवत्व पहुंचाता है। और उसका परिणाम होता है कुछ पशुओं को, पक्षियों को किसी देवता का वाहन बता देते हैं, ये उनका वाहन है। ये प्रतीकात्मक है, ये वाहन संभव नहीं है। गणेश जी के आकार को देखते हुए संभव नहीं लगता कि वो चूहे पर चलते होंगे, सवारी करते होंगे, ऐसा संभव लगता नहीं है। ऐसा लगता नहीं है कि गरुड़ पर विष्णु जी जाते होंगे। लेकिन ये मूलतः भाव है कि इन सब में भी एक प्राणी है, इन सब में भी एक आत्मा है, इन सब में भी ईश्वरत्व है। वो ईश्वरत्व सब में है। महात्मा गांधी जिनके नाम पर ये विश्वविद्यालय स्थापित है, जहां पर मैं बैठा हुआ हूँ, चंपारण, और इतिहास के मेरे मित्र हैं विवेक जी, वो इतिहास को मुझसे अधिक जानते हैं। लेकिन फिर भी मैं जिस स्थान पर बैठा हूँ महात्मा गांधी की इस भारत की पहली कर्मभूमि में,
महात्मा जी निरंतर एक बात कहते थे, और वो कहते थे भारत की सारी सांस्कृतिक विरासत में से, वैभव में से, साहित्य में से यदि कभी कोई दुर्घटना हो जाए, भगवान ना करे, और सारा साहित्य नष्ट हो जाए, वेद पुराण उपनिषद ये सब गायब हो जाए, तब भी यदि केवल ईशावास्य उपनिषद बच जाएगी तो भारत बच जाएगा। और वो ईशावास्य उपनिषद में कहते थे उसका भी पहला मंत्र यदि बच जाएगा, भारत बच जाएगा। और जो ईशावास्य उपनिषद का मंत्र कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, इस जगती में, इस पृथ्वी में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी जगत है, जो कुछ भी जगत के रूप में विद्यमान है, माने जो कुछ भी है, वो स्थावर है, वो जंगम है, उस सब में ईशावास्यमिदं, ईश्वर निवास करता है। वो इसीलिए तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक उसका उपभोग करना है। मां विदव कस्य धनम, दूसरे किसी के भाग का कोई ईर्ष्या नहीं करनी है। ये जो है, यह ईश्वर की व्याप्ति सब तत्वों में, सब प्राणियों में, सब मनुष्यों में, वनस्पतियों में, पशु पक्षियों में, सभी जीवधारियों में ये जो ईश्वरत्व है, इसी को श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, सभी भूतों के, भूत का अर्थ प्राणियों के, सभी प्राणियों के, सभी जीवधारियों के हृदय में ईश्वर व्याप्त होता है। ये जो ईश्वर की व्याप्ति है, ये मेरे अंदर, आपके अंदर एक समत्व का भाव लाती है, समता का भाव लाती है, सबको संयुक्त करने का भाव लाती है, मनुष्य को मनुष्य से संपृक्त करने का भाव लाती है, उनकी एक दूसरे की भावात्मक संयुक्ति का भाव लाती है। ये जो भावात्मक संयुक्ति है वही राष्ट्रों के निर्माण करती है। और वो जो भावात्मक संयुक्ति राष्ट्रों के निर्माण करती है, उसमें हम अपने सुख दुख की, एक दूसरे की चिंता करते हैं, अपने अपने सुख की भी चिंता करते हैं, बहुत बार थोड़े स्वार्थी भी हो जाते हैं, बहुत बार दूसरे का तिरस्कार भी करने लगते हैं अपने स्वार्थ के कारण। लेकिन एक सामूहिक सनातन भाव, और सामूहिक सनातन भाव कैसे जीवित रहता है? परंपरा निरंतर सिखाती है। परंपरा में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसमें विकृतियां आ जाती हैं, और वे विकृतियां, सामाजिक विकृतियां बहुत बार परेशान करती हैं, समाजों को परेशान करती हैं, विचारकों को चिंतित करती हैं, हमारे समाज के सामान्य व्यक्ति के अंदर कौतूहल का भाव जागृत करती है, और कई बार वितृष्णा का, क्रोध का भाव भी जागृत करती हैं। कई बार हमारे अंदर एक नाराजगी भी जागृत हो जाती है उन विकृतियों से। उन विकृतियों के पीछे राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक जो कारण है वे भिन्न है। लेकिन यदि विकृतियां समाज में किसी में भी आती हैं, पहले तो कोई भी परंपरा स्थायी या रूढ़ नहीं होती। यदि वो रूढ़ है तो वो जड़ है, वो जड़ है तो वो मनुष्यों के लिए प्रयोज्य नहीं है, मनुष्यों के काम की नहीं है। उसे निरंतर स्वयं को परिमार्जित करना है, परिष्कृत करना है, परिवर्तित करना है। परिवर्तन सबसे स्थायी है। इसलिए महात्मा जी स्वयं को परिवर्तित, परिमार्जित करते थे। महात्मा जी जब कुछ लिखते थे, लोगों ने उनसे पूछा, आज आप ये कह रहे हो, आपने इतने वर्ष पहले कुछ और कहा था। महात्मा जी कहते थे, हिंद स्वराज को छोड़कर अब मैं जो कह रहा हूं उस पर, आज जो कह रहा हूं वो सही है। मैंने स्वयं को परिमार्जित किया है, परिष्कृत किया है। जो नया सीखा है, जो नया जाना है, जो मैं कह रहा हूं वो उचित है। जो पुराना था उसे छोड़ देना उचित है। तो हम इस रूप में, पुराने में से बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारे लिए आज उपादेय नहीं है, आज काम का नहीं है, आज हमें परेशान कर सकता है, चिंतित कर सकता है, व्यथित कर सकता है, आज की स्थितियों से संगत नहीं है, आज की स्थितियों से मेल नहीं है उसका, और आज की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। ऐसा बहुत सारा है। लेकिन ऐसा भी बहुत सारा है जो आज के लिए भी काम का है। जैसे मैंने कहा, कोई भी कितनी ही पुरातन परंपरा का विरोध करे, वो इसका कैसे विरोध करेगा कि अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम, यह मेरा है, यह पराया है। यह गणना छोटे हृदय के लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही परिवार है। इसका कोई कैसे विरोध करेगा? और जिन्होंने कुटुंब की ही सारी वसुधा कर ली, कुछ लोगों ने इसका उल्टा कर लिया, वसुधैव कुटुंबकम, उन्होंने पूरी वसुधा अपने कुटुंब की बना ली। कुछ लोगों ने, जितनी वो बना सकते थे, वे भी इसका विरोध नहीं करते। इसलिए भारत की परंपरा के उदात्त तत्वों में से, श्रेष्ठ तत्वों में से, सनातन तत्वों में से, अक्षुण्ण तत्वों में से बहुत कुछ ऐसा निकाला जा सकता है जो आज की हमारी समस्याओं के समाधान के लिए हमें दृष्टि दे सकता है।
हमें समझ दे सकता है, हमें सोच दे सकता है, हमारे पूरे फलक को व्यापक कर सकता है, विस्तार दे सकता है, बड़ा बना सकता है। और इसको मैं इस रूप में कहता हूं, आधुनिकता के जो आग्रह हैं वे कई बार हमें चिंतित करेंगे। कई बार ऐसा लगेगा कि आधुनिकता कुछ और चाहती है, अत्याधुनिकता कुछ और चाहती है, उत्तर आधुनिकता कुछ और चाहती है, और अब और आगे जाएंगे तो भविष्य हो सकता है कुछ और चाहे। मैं जिस पीढ़ी का शिक्षक हूं, उस समय के पुराने समय में अपने विद्यार्थी काल को या प्रारंभिक वर्षों को याद करता हूं। आज से 40 साल पहले, 36 साल पहले जब मैं अध्यापक के रूप में कार्य प्रारंभ कर रहा था, तब इस प्रकार की तकनीकी सुविधाएं नहीं थी। हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि हम ऐसे किसी से टीवी स्क्रीन के माध्यम से बात कर रहे होंगे और 5 महीने से लगातार कर रहे हैं। हमारी कल्पनाओं की व्यापकता की सीमा रेखाएं हैं, लक्ष्मण रेखाएं हैं, उनसे आगे हम नहीं बढ़े हैं। लेकिन मनुष्य के कौतूहल की सीमा रेखाएं नहीं है। मनुष्य का कौतूहल व्यापक है, विस्तृत है, वो प्रकृति से साक्षात्कार करता है। हम में से, आप में से बहुत सारे लोगों ने जब पहली बार समुद्र को देखा होगा, समुद्र के किनारे खड़े हुए होंगे, तो आपको लगा होगा कितना विशाल है, कितना बृहद है, कितना व्यापक है, हम कितने छोटे से हैं। जब पहली बार आपने हवाई जहाज की खिड़की से नीचे देखा होगा 38-39,000 फीट पहुंचने के बाद, आपको लगा होगा कितनी छोटी सी है सब कुछ ये। लेकिन फिर मनुष्य इन सबसे घबराया नहीं है। हमने आपने बहुत बार बड़ी नदियों को उफनते हुए रौद्र रूप में देखा है। मनुष्य घबराया नहीं है, पहाड़ से नहीं घबराया है, पहाड़ की ऊंचाई से नहीं घबराया है, समुद्र की गहराई से नहीं घबराया है, नदियों के उफान से नहीं घबराया है, बारिश से नहीं घबराया है, सूखे से नहीं घबराया है। वो सबसे लड़ा है, उसने सबसे साक्षात्कार किया है। प्रकृति से साक्षात्कार करते समय मनुष्य की दृष्टि में 2 प्रकार के भेद हैं। एक भेद है प्रकृति के दोहन का, और एक भेद है प्रकृति के साथ समन्वय करने का, प्रकृति के साथ मित्रता करने का, प्रकृति के साथ मित्र भाव में, साथी के भाव में, साहचर्य के भाव में आगे बढ़ने का, जो मनुष्य के सामाजिक भाव में भी प्रतिबिंबित होता है। बाद में वो समाज में भी उस प्रकार से काम करने का भाव रखता है। वह इस रूप में आगे बढ़ता है कि प्रकृति से मेरी मित्रता कैसे हो, और मित्रता होगी तो सबको मित्र की दृष्टि से देखना है। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे, वेद कहता है, मित्र की दृष्टि से सबको देखना है, सबको मित्र की दृष्टि से देखना है। इसका मतलब है अपनत्व के भाव से देखना है, अपने राग के भाव से देखना है। मैंने अपनी कक्षाओं में अनेक वर्षों में पहले दिन अपने विद्यार्थियों से कहा है, मैं अक्सर कहता हूं अपने विद्यार्थियों से, जब पहले दिन आते हैं उनका परिचय होता है, कहता हूं बेटा अब कुछ साल के लिए 2-3 साल जब विश्वविद्यालय में पढ़ो तो ऐसा करो, मस्तिष्क में ताला लगा दो, हृदय के द्वार खोल दो। एक बार एक बच्ची ने खड़े होकर कहा, सर ये तो गलती करेगा, हृदय तो गलती करेगा, ये तो अपने मनमाना चलेगा, ये तो कुछ भी सोच सकता है। मैंने कहा बेटा 20-22 साल आपने मस्तिष्क को गलती करने दी है, 2 साल इसको गलती करने दो। इसका भाव क्या है? भाव यह कि हमारा राग, हमारा अनुराग, हमारी आसक्ति, हमारा अपनत्व, हमारी संस्थाओं से, हमारी व्यवस्था से, शिक्षा के संस्थान से, विश्वविद्यालय से, अध्यापन से, विभाग से, पुस्तकों से, अनुसंधान से होता ही नहीं है। हम तकनीकी, मैकेनिकल, यांत्रिक रूप में रहते हैं। बस यांत्रिक रूप से जैसे ही बाहर आएंगे, जैसे ही हमारा अपनत्व हो जाएगा, मुझे सब कुछ अपना लगेगा, ये विश्वविद्यालय की संपत्ति मुझे अपनी संपत्ति लगेगी, इसकी उतनी ही चिंता करूंगा। उसका परिणाम होगा, हम आज जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से विचार कर रहे हैं, क्या हमारा विद्यार्थी कुछ और दृष्टि रखे, वो दृष्टि इसलिए रख पाएगा कि हम अपने विद्यार्थी में वही भाव रखें जो अपने पुत्र पुत्री में रखते हैं। जब मैं कक्षा में जाऊं तो मुझे अपना विद्यार्थी ऐसा ही लगे, मेरा ही बच्चा है, उतनी ही चिंता करूं उसकी, उतनी ही चिंता करूंगा तो मेरा एक अपनत्व होगा, एक रागात्मक भाव होगा। रागात्मक भाव होगा तो मेरा केवल यांत्रिक काम नहीं होगा कि घंटी बजी, में कक्षा में गया, क्लास पढ़ाई, कोर्स पूरा किया और चला आया। फिर मुझे उसके सुख दुख में बात करनी होगी, उसके साथ एक संवाद स्थापित करना होगा, उससे संवाद स्थापित करना होगा तो उसको समझना होगा, उसको सुनना होगा, उसके आने के समय अपने सब काम छोड़कर उससे बात करनी होगी, उसको समय देना होगा, अपने समय में से कुछ बलिदान करना होगा। यदि अपने समय से कुछ बलिदान करना होगा तो फिर मुझे ये सोचना होगा कि मेरा बढ़ना इसके बढ़ने में सन्निहित है, इसके आगे बढ़ने में मेरा बढ़ना है, मेरे बढ़ने में इसका बढ़ना नहीं है। मैं अपने विश्वविद्यालय के शिक्षक मित्रों से हमेशा कहता हूं यहाँ कि आप आगे बढ़िए, आप अपना शोध करिए, आप अपना काम करिए, विश्वविद्यालय से सुविधा लीजिए। यदि आप अच्छा काम करेंगे तो मेरा विश्वविद्यालय बढ़ेगा,
कुलपति का भी नाम तब बढ़ेगा जब विश्वविद्यालय का प्रत्येक शिक्षक काम कर रहा है। कुलपति के काम करने से नहीं बढ़ेगा। इसलिए शिक्षक अकेले के काम करने से कुछ नहीं होगा, उसे सबको सम्मिलित रूप में, ये सारा समाज मेरा समाज है, ये सारा मेरा अपना है, ये सारा मेरे साथ है, इस सारे की चिंता मुझे करनी है, इनकी सबके सुख दुख में साथ हूं, ये भाव मुझे रखना होगा। और यदि ये भाव रखना है तो सामाजिकता में भी वो भाव जो पारंपरिकता के हैं वो सम्मिलित हो सकेंगे, समाविष्ट हो सकेंगे। इसलिए तब मैं भेदभाव से ऊपर उठ सकूंगा, तब मैं जातिगत पूर्वाग्रहों से आगे निकल सकूंगा, तब मैं धार्मिक संप्रदाय की संकुचितताओं से आगे निकल सकूंगा, तब मैं क्षेत्रीय और भाषागत संकीर्णताओं को छोड़ चुका हूंगा। इनको त्यागने के लिए, इनसे विस्तार पाने के लिए, इनसे बड़ा बनने के लिए आवश्यक है मेरे मन में एक भाव आ जाए, ये सब मेरा है, सब मेरा है का भाव। मुझे बंद करना है क्या? आवाज है? नहीं सर प्लीज। अच्छा ठीक है। तो ये जो भाव है सबके साथ मेरा होने का, इसकी एक कहानी सुनाता हूं मैं। जिसे ओढ़ता बिछाता हूं वो गजल आपको सुनाता हूं, दुष्यंत की पंक्ति है। मैं प्राय अपनी कुछ कथाओं के माध्यम से शिक्षक साथियों से, विद्यार्थी दोस्तों से इतने वर्षों से बात करता हूं। आपको भी एक कथा सुनाकर जाऊंगा। आपका आज उद्घाटन है, अच्छा मन रहेगा, अगले कुछ दिन आप फिर पूरा मन में कथाएं बनी रहेंगी। कथा है, कथा को कथा की दृष्टि से सुनते हैं, एक कथावाचक की दृष्टि से नहीं, लेकिन एक शिक्षक की दृष्टि से। आप में से अधिकांश में से शिक्षक साथियों से थोड़ा सा अनुभव ज्यादा, बस इसलिए ज्ञान ज्यादा नहीं है, ये भी मानकर चलिए मेरे पास कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो आपके पास नहीं है, लेकिन वो कथाएं आपको अपने ही ज्ञान की ओर याद दिला सकेंगी, इसलिए कुछ बात करता हूँ। एक कथा है, हमने बचपन से पढ़ी है, वो कथा उपनिषद की है। बहुत मेरे यदि कुछ मित्र संस्कृत साहित्य के होंगे, ब्रजेश जी जैसे तो जानते होंगे, बृहदारण्यक उपनिषद का एक आख्यान है। आख्यान संस्कृत में कथा को ही बोलते हैं। तो कथा के हम बच्चे को घर में कहानियां सुनाती थी, दादियां और नानियां कहानियां सुनाती थी। तो कहानी का एक भाव कुछ और होता था, कई बार सुलाने का भाव भी होता था, बच्चा सो जाए, लेकिन कुछ संदेश भी दे देते थे। कहानी की तकनीकी पक्ष पे जाएंगे तो फिर आप मेरे से कहेंगे इसमें ये कैसे हुआ था, ये कैसे हुआ था। तकनीकी पक्ष में मत जाइएगा, भाव समझने का प्रयत्न कीजिएगा। आप में से अधिकांश ने इस बात को समझा है। दिल्ली का एक कॉलेज है, गार्गी कॉलेज, आप में से अधिकांश लोग उसका नाम जानते होंगे, कुछ लोग उससे संबद्ध भी होंगे। कहानी, गार्गी की कहानी से आपका परिचय कराता हूँ, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। जनक की एक कथा है। राजा जनक हैं, विदेह राज हैं, अपने पास कुछ रखते नहीं है। कथा इस प्रकार है कि उनके पास 1000 गायें जिनके सींग पर सोना लगा हुआ है, सोने के सींग वाली हैं, तो बड़ी संपन्न हो गई। गाय उनकी सभा में किसी ने उनको दान में दे दी हैं, कहते हैं कुबेर ने दे दी, जिसने भी दे दी। अब वो रखने अपने पास रख नहीं सकते, तो जैसे आज ये विद्वानों की सभा लगी हुई है, इस समय 82 लोग विद्वान बैठे हुए मेरे सामने, ऐसी ये ब्रजेश जी ने एक सभा लगाई हुई है, ऐसी एक सभा लगी हुई जनक के यहाँ। उस सभा में जो राजा जनक ने कहा, भाई मेरी सभा में जो सबसे अधिक विद्वान हो वो इन गायों को ले जाए, मेरे काम की तो है नहीं। तो एक बड़े ऋषि हैं, बड़े उम्र दराज हैं, याज्ञवल्क्य, वो अपने एक विद्यार्थी है, सामश्रवा उसका नाम है, उससे कहते हैं सामश्रवा बेटा ये गाय हाँक कर ले चलो। तो वहां से अचानक एक महिला खड़ी होती है और वो उसका नाम है गार्गी। वो कहती है प्रभु अभी तो ये निर्णय नहीं हुआ कि आप सबसे बड़े विद्वान हैं, आप ये गाय कैसे ले चले? अभी तो ये निर्णय हुआ ही नहीं है, शास्त्रार्थ होगा, तय होगा कि आप सबसे बड़े विद्वान है, तब ले जाना गाय। तो याज्ञवल्क्य पुराने आदमी है, उस पुराने लोगों के पास अनुभव बड़ी गजब की चीज होती है। मैं अक्सर कहता हूँ बड़े लोगों के साथ बैठना भी बहुत काम का होता है। आप में से बहुत सारे लोग नए शिक्षक हैं, बड़े बुजुर्गों के साथ, सीनियर लोगों के साथ बैठोगे तो बैठकर ही बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं देखो भाई गार्गी, तुम तो ब्रह्मवादिनी हो, अकेली रहती हो, ब्रह्मचारिणी हो, तुमने विवाह वगैरह किया नहीं है, पढ़ती लिखती हो, वेद पाठी हो, तुम गाय को कहाँ संभाल लोगी? 1000 गायें। मेरे पास एक गुरुकुल है बहुत बड़ा, उसमें 40-50 हजार विद्यार्थी पढ़ता है। तो गाय जाएंगी तो दूध होगा, घी होगा, दही होगा, गोबर होगा, लेपन होगा, बछड़े होंगे, गाय से मकान चलेगा बच्चों का। गाय तो मुझे ले जाने दो, चलो शास्त्रार्थ कर लेते हैं। शास्त्रार्थ होता है, मैं उस शास्त्रार्थ में फिलहाल नहीं जा रहा हूँ, केवल परिचय करा रहा था आपका याज्ञवल्क्य से। याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां हैं, उनके एक पत्नी के नाम पर भी दिल्ली में कॉलेज है। उनकी एक पत्नी का नाम है मैत्रेयी, एक का नाम है कात्यायनी। तो उनकी एक पत्नी है मैत्रेयी, एक पत्नी है कात्यायनी। जब याज्ञवल्क्य को लग जाता है मेरा अंतिम समय आ गया, तो वो कहते हैं देखो भाई मेरा अंतिम समय आ गया है, मैं वानप्रस्थ में जाऊंगा, जंगल में जाऊंगा, जीवन पूरा हो गया है, मेरे पास जो संपत्ति है मैं इसका विभाजन करना चाहता हूं, बताओ कैसे करूं? तो मैत्रेयी मुझे प्रश्न करती है, ये संपत्ति पाकर मैं अमर हो जाऊंगी? वो कहते हैं नहीं, अमर तो नहीं होगी,
तो कहते हैं जब मैं इसे पाकर अमर नहीं होंगी तो मैं इसे लेकर क्या करूंगी, मेरे काम की नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। तो कात्यायनी को गुरुकुल की स्वामिनी बना देते हैं। मैत्रेयी से कहते हैं बता तुझे क्या चाहिए, बड़ी प्रिय है, पति को बहुत प्रिय है और तुम्हें बोलते हैं, उसे कहते हैं तुझे क्या चाहिए बता मैत्रेयी। मैत्रेयी कहती है मुझे तो ज्ञान दे दो जो आपने अभी तक किसी को ना दिया हो, वो ज्ञान दे दो। याज्ञवल्क्य कहते हैं अरे अरे वाह मैत्रेयी, आत्मनः वै कामाय सर्वं प्रियम भवति। जो कुछ प्रिय है वो अपनी कामना से प्रिय है, अपनी कामना से। मेरा पिता है इसलिए प्रिय है, मेरा पुत्र है इसलिए प्रिय है, मेरा भाई है इसलिए प्रिय है, मेरी मां है इसलिए प्रिय है। मम का भाव, मम मम माने मेरा, म संस्कृत में कहते हैं मेरा, मम ग्रहण करना, एकाधिकार करना, ये मेरा है इसलिए प्रिय है। मैं अपने 84 वर्ष के पिता की जितनी चिंता करता हूँ, जितना उनसे डांट खाता हूँ, जितना सड़क पे चलते हुए उनका ध्यान रखता हूँ, कहीं इधर उधर हाथ ना लग जाए, हाथ पकड़ने की कोशिश करता हूँ, क्या समाज के 80 वर्ष की आयु के सभी वृद्ध पुरुषों का उतना सम्मान करता हूँ, उतनी चिंता करता हूँ? नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये मेरे पिता है, बाकी की चिंता नहीं करता हूँ। ये जो मम का भाव है, अब मैत्रेयी को चिंता होती है। मैत्रेयी कहती है प्रभु आप ये क्या बता रहे हो मेरे को, मम आत्मा वही काम आए, अपने लिए, यदि अपने लिए प्रिय है तो स्वार्थ भाव है, और आप जीवन भर बताते आए परोपकार है, पुण्याय पापाय परपीड़नम, दूसरों के लिए चिंता करना परोपकार है, तो कैसे होगा? तब याज्ञवल्क्य कहते हैं मित्रों, मैं आप सब मित्रों से एक बात आज कहना चाहता हूं, और ये मैंने कहा जैसे दुष्यंत की पंक्ति है, मैं जिसे उड़ता बिछाता हूं वो गजल आपको सुनाता हूं। पिछले 36 साल से ये गजल पूरे देश में मैंने गाई है, विदेश में भी गाई है, बहुत सारे देशों में, आपके सामने आज गा रहा हूं। वो गजल यही है कि हम आप जो कुछ आज हैं उसमें किस किस का योगदान है, हमें आपको जानकारी भी नहीं है, हमें आपको पता नहीं है ये कौन बनाता है, हमें आपको पता नहीं है चश्मा कौन बनाता है। कोई चश्मा नहीं बनाना जानता होता, मुझे नहीं दिखता, कोई कपड़ा बनाना नहीं जानता होता, हम आप पत्ते लपेट रहे होते। हम आज जो कुछ हैं, हमारी जो प्रस्तुति है, हमारी जो उपस्थिति है, हमारा जो मेकअप है, हमारा जो कुछ है, अवदान सबके सामने है। हम जिस रूप में उपस्थित हैं वो सब समाज के विभिन्न क्षेत्रों का, विभिन्न वर्गों का, विभिन्न लोगों का, उन लोगों का जो आज हैं, उन लोगों का जो आज से पहले हुए, उन लोगों का जो दिखाई दे रहे हैं, उन लोगों का जिन्हें हम जानते हैं, उन लोगों का जिन्हें हम नहीं जानते हैं, अभी नहीं जान पाएंगे, उन सब का संयुक्त योगदान है। तब हम बनते हैं, तब हम यहाँ इकट्ठे होते हैं, तब हम यहाँ प्रस्तुत होते हैं। हम यहाँ हैं, हमने कुछ किताबें पढ़ी हैं, कुछ लोगों ने लिखी हैं, कुछ ने टाइप की हैं, कुछ ने कंपोजिंग की है, कुछ ने प्रिंट की है, कुछ ने बाजार में बेची हैं, कुछ ने लाइब्रेरी में रखी है, कुछ ने उन्हें वर्गीकृत किया है, कुछ ने आपको इश्यू किया है, कुछ ने पढ़ाया है, किसी ने बिल्डिंग बनाई है, किसी ने क्लासरूम बनाए, सब कुछ समाज में इतना सारा है। कोई धान उगाता है, कोई चावल उगाता है, कोई गेहूं उगाता है, कोई कपास उगाता है, कपड़ा बनता है। ये सब कुछ हमारा जो कुछ आज है, रूप सौंदर्य है, सब कुछ है, वो सब समाज की देन है, बहुत सारे लोगों की देन है। और हमारे आपके घरों में बच्चे बर्थडे प्रोग्राम करते हैं, जन्मदिन का कार्यक्रम करते हैं। आजकल आपने देखा होगा वो चलते समय बच्चे सब उनको लौटते समय गिफ्ट देते हैं, क्या बोलते हैं उसे? रिटर्न गिफ्ट बोलते हैं, रिटर्न गिफ्ट बोलते हैं। बस मैत्रेयी से याज्ञवल्क्य यही बोलते हैं। याज्ञवल्क्य बोलते हैं अरे मैत्रेयी, ये जो आत्मन है, ये जो मम है, तेरे इस मम का विस्तार हो जाए, ये तेरा मम व्यापक हो जाए, बड़ा हो जाए, सब तेरा अपना हो जाए, तब तुझे लगेगा आत्मन वही कामाय सर्वम प्रियम भवति, सब कुछ अपने लिए प्रिय है, ये सब मेरा है। और जब सब मेरा है, मेरा मम का व्यापक हो जाए, तो मुझे लगेगा मैंने समाज से, मैंने राष्ट्र से, मैंने समुदाय से, मैंने मोहल्ले से, परिवार से, शिक्षा संस्थानों से जो कुछ पाया है, मेरा रिटर्न गिफ्ट, मेरा अवदान उससे अधिक होना चाहिए, उससे बेहतर होना चाहिए। तो परंपरा कहती है यावदादान अस्माकं प्रदानम ततोधिकम, जितना मैंने पाया है उससे अधिक मैं दे सकूं। कहानी का सार यही है, मेरी इस कहानी का सार यही है कि हमने जो कुछ पाया है, शिक्षक के रूप में हमारा दायित्व केवल इतने तक नहीं है कि हम पाठ्यक्रम पूरा करें। आज समाज के, आज से लेकर पहले हमेशा से शिक्षकों से, अभी शिक्षक दिवस गया है, आप में से बहुत सारे मित्रों ने इस पर विद्यार्थियों से, अपने साथियों से बात की होगी, संदेश भेजे होंगे सुख दुख के, संस्कृत के ऐसे संदेश कॉपी करके हम बहुत बार भेजते हैं जिनका अर्थ भी हमें पता नहीं होता, बस फॉरवर्ड करते हैं। व्हाट्सएप पे एक काम अच्छा सिखा दिया है, फॉरवर्ड कर दो, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसमें क्या लिख रहा है समझने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी इतना समझने की आवश्यकता जरूर है कि हमसे समाज बहुत अपेक्षाएं करता है।
हमसे समाज बहुत कुछ चाहता है, समाज सबसे चाहता है, लेकिन हमसे कुछ अधिक चाहता है, हमने कुछ अधिक देखता है। आपने हमने अपने सब शिक्षकों ने अपने घरों के छोटे बच्चे बच्चियों को स्कूल से लौटने के बाद अपने शिक्षिकाओं का, मैडम लोगों का कॉपी करते हुए देखा है, प्रतिलिपि बनते हुए देखा है। वो उनको कॉपी करते हैं, उनकी तरह एक्टिंग करते हैं। आपको लगता है आपकी एज में आने के बाद आपका विद्यार्थी नहीं करता? आपको लगता है कि वो नहीं करता, वो अभिनय नहीं करता बस, लेकिन वो ध्यान से देखता है। आपको बहुत ध्यान से देख रहा होता है, आपको आदर्श मान रहा होता है। वो तय कर लेता है कि मैं शिक्षक नहीं बनूंगा, तब भी आपके मूल्यों की ओर देख रहा होता है, आपके आचरण की ओर देख रहा होता है। वो ये तय कर ले कि मैं कुछ और बनूंगा, तब भी आपको आदर्श मानता है। इसलिए आपको जब वो आदर्श मानता है, और मैं प्राय अपने शिक्षक साथियों से एक बात और कहता हूं, ये अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, आपने डेटा देखा है, 4.25 करोड़ लोग उच्च शिक्षा में हैं, कुल विद्यार्थी में है 4.25 करोड़। उन 4.25 करोड़ के बाद 138 करोड़ की जनसंख्या में कुल 50-60 लोग हैं, 50-60 लाख लोग जो उच्च शिक्षा में शिक्षक के रूप में पहुंचे हैं। मेरे मित्रों, मैं आपसे बहुत विनम्रता से कहूं, कविताओं में, फिल्मों में हीरो हीरोइन, नायक नायिका बोलता है लाखों में एक हो, आप लाखों में एक नहीं है, आप करोड़ों में एक हैं। 138 करोड़ में कुल 50-60 लाख लोग हैं जो उच्च शिक्षा में, आप करोड़ों में एक हैं। जब आप करोड़ों में एक हैं तो आपके दायित्व भी करोड़ों से अधिक हैं, आपकी जिम्मेदारियां भी करोड़ों से ज्यादा हैं, आपके ऊपर नैतिक बल भी करोड़ों से अधिक होना चाहिए। तो आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपकी प्रस्तुति, आपका अभ्यास, आपका स्वाध्याय, कई बार हमारे शिक्षक साथी नियुक्ति के बाद सोच लेते हैं अब तो नियुक्त हो गए, और प्रोफेसर बनने के बाद तो जायज सोच लेते हैं बिल्ला मिल गया, आपको आवश्यकता नहीं है पढ़ने की, कोई आयु नहीं है, कोई समय नहीं है, कोई स्थान नहीं है। परंपरा कहती है अमेध्यादपि कांचनम बालादपि सुभाषितम, छोटे बच्चे से भी अच्छी बात सीखी जा सकती है। आपने इस कोविड-19 के समय देखा, 80-80, 85-85 साल के बहुत सारे वरिष्ठ लोग जो रिटायर हो गए थे, जिनका मोबाइल से केवल इतना संपर्क था कि वो ऑन ऑफ करना जानते थे कॉल सुनने के लिए, अब वो आपके सामने मोबाइल से प्रोग्राम्स में आते हैं। कई बार वो बटन अनम्यूट म्यूट में परेशान होते हैं, लेकिन वो सीख रहे हैं, वो सीख रहे हैं। हमें सीखने का कोई समय नहीं है, कोई काल नहीं है। इसलिए बहुत संक्षेप में ब्रजेश जी मुझे संकेत करें, उससे पहले 2-3 बातें संक्षेप में कहकर आपसे वाणी को विराम दूंगा अपनी। एक बात और कहना चाहता हूं मित्रों, मुस्कुराइए, निरंतर मुस्कुराइए, समस्याओं में मुस्कुराइए, जिन्होंने समस्या दी है उनके सामने ज्यादा मुस्कुराइए। आपको पता चल जाए इन्होंने मुझे परेशान किया, ये मेरे को कष्ट दे रहे हैं, उसके सामने और अधिक मुस्कुराइए। उसको लगना चाहिए कि उसके परेशानी देने के सारे प्रयत्न आपके व्यक्तिगत आचरण में बाधा नहीं बन पाए हैं, उसको लगना चाहिए। आपकी आत्मशक्ति इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो आपसे परास्त हो जाएगा। इसलिए मुस्कुराइए, निरंतर मुस्कुराइए, सुख में भी मुस्कुराइए, दुख में भी मुस्कुराइए। आपके अंदर आप देखेंगे आपको कोई कष्ट है और आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको अपने आप से लगेगा अरे वाह मैं तो बहुत पावरफुल हो गया, मेरे में बड़ी शक्ति आ गई। वो शक्ति का भाव, आत्मविश्वास का भाव। दूसरी बात, हमेशा सोचिए आप कर सकते हैं, कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। आप संस्कृत साहित्य पढ़ते हैं तब भी आप कंप्यूटर चला सकते हैं। ये मैं सोचना रहे मैं तो संस्कृत पढ़ता हूं, मैं कैसे कंप्यूटर चलाऊंगा, मैं कंप्यूटर पढ़ता हूं तो संस्कृत कैसे पढ़ूंगा, ये भी मत सोचना। मेरा विषय नहीं है संस्कृत, मैं तो राजनीति विज्ञान का शिक्षक हूँ, 36 साल से अधिक समय से राजनीति विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। लेकिन आपके सामने संस्कृत के कुछ लोग बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे को डर नहीं लगा उससे, कभी डरना नहीं है, किसी से नहीं डरना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के एक बड़े साहित्यकार हुए, उनकी एक रचना है पुनर्नवा। वो एक पंक्ति में अपने विद्यार्थियों को हमेशा बताता हूँ, अपने आप मेरे शिक्षक साथी हैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ। वो कहते हैं डरना किसी से नहीं, तंत्र से भी नहीं। तंत्र किसे कहते हैं? व्यवस्था को, सिस्टम को। तंत्र से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं। मंत्र किसे कहते हैं? गोपनीय जानकारी को जो हर एक को नहीं है। मंत्र से भी नहीं, देव से भी नहीं, दानव से भी नहीं, और वो कहते हैं गुरु से भी नहीं, जो अपने से बड़ा है। गुरु हमेशा शिक्षक नहीं है, गुरु वो है जो बड़ा है, जो आयु में बड़ा है, जो पद में बड़ा है, प्रतिष्ठा में बड़ा है, सम्मान में बड़ा है, किसी रूप में भी बड़ा है, वो गुरु है। तो उससे भी डरना नहीं, सम्मान अपनी जगह, श्रद्धा अपनी जगह। इसलिए श्रद्धा रखते हुए, सम्मान रखते हुए, तीसरी बात प्रशंसा कीजिए, प्रशंसा कीजिए, दूसरों के काम की कमी निकालने की बजाय। निंदा रस छोड़िए, कुछ लोगों को निंदा में बड़ा रस आता है, निंदा रस से बाहर निकलिए। हमारे शिक्षक साथियों को बड़ा आनंद आता है निंदा रस में। निंदा रस में कोई लाभ नहीं है, आपको भी दुख होता है, दूसरे को भी दुख होता है, जिसको पता चल जाएगा उसे और दुख होगा। प्रशंसा कीजिए,
और अपने से छोटे की हमेशा कीजिए। बड़े की करेंगे तो कई बार लगेगा कुछ कारण से कर रहे हैं, कुछ लालच से कर रहे हैं, कुछ लोभ से कर रहे हैं। अपने से बड़े की कम करिए, लेकिन अपने से छोटे की हमेशा करिए। अपने विद्यार्थी की, आप शिक्षक हैं, आप हेड हैं, आप प्रोफेसर हैं, अपने एसोसिएट प्रोफेसर की जरूर तारीफ करिए। वो अच्छा पेपर लिख कर लाए, उसमें कमी मत निकालिए, उसको तारीफ करिए, फिर बताइए इसको ऐसे भी कर लेंगे, इसे ऐसे भी किया जा सकता है, पॉजिटिव तरीके से बताइए। अपने विद्यार्थी को समय दीजिए। आपके पास बहुत काम होगा, बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा, लेकिन आपका जिस तरह विद्यार्थी आ जाता है, आप विश्वास कीजिए उसके पास जीवन में वो क्षण आप ही के लिए है। आप भी कुछ क्षण उसके लिए दे दीजिए। कई बार क्या होता है, हम बहुत बिजी हैं, बहुत काम है, कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया, कोई आर्टिकल पूरा करना है, कुछ सोच रहे हैं, किस चिट्ठी का जवाब देना है, कोई मेल लिखनी है, हमारा काम है। विद्यार्थी हमसे कहते बाद में आना, वो जीवन भर याद रखता है कि इन्होंने मुझे 5 मिनट नहीं दी। लेकिन आप अपना काम छोड़कर उसे 5 मिनट दे दीजिए, वो भी जीवन भर याद रखेगा, इन्होंने सारा काम छोड़कर मुझे अपना समय दिया था। इसलिए अपना सारा काम छोड़कर अपने विद्यार्थी को समय दीजिए। थोड़ा समय दीजिए, लेकिन समय दीजिए। सुनिए, सुनिए विद्यार्थी की, सुनिए, उसे ज्ञान मत दीजिए, उसको सुनिए, उसे रास्ता दिखाइए, बताइए मत, दिखाइए। और इसी बात को कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक अंतिम कथा सुनाता हूं। भारत में विद्यार्थी को प्रश्न पूछने के लिए उत्साहित कीजिए, प्रश्न पूछे, उसको, उसके अंदर कौतूहल, उसके अंदर जिज्ञासा, उसके अंदर उत्कंठा जागृत कीजिए, उसकी उत्सुकताओं को प्रश्नों में परिवर्तित कीजिए। और यदि उसकी उत्सुकताओं को आप प्रश्नों में परिवर्तित करते हैं, प्रश्नों का बड़ा सम्मान है। मैं अनेक वर्ष से कहता हूं, भारत में प्रश्नों का इतना सम्मान है। हमारे यहाँ एक उपनिषद का नाम है प्रश्नोपनिषद, उपनिषद का ही नाम है प्रश्नोपनिषद। 6 विद्यार्थी हैं, बड़े ऋषियों के पुत्र हैं, एक भरद्वाज के, सुकेशी के, सब बड़े बड़े ऋषियों के पुत्र हैं। एक और बड़े ऋषि के पास, पिप्पलाद के पास जाते हैं, कहते हैं हमें कुछ प्रश्न पूछने हैं। ऋषि कहते हैं बेटा एक काम करो, मेरे पास रहो 1 साल, पढ़ो, पहले सीखो, प्रश्न पूछने योग्य बनाऊंगा तुमको, तब प्रश्न पूछना। तब प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछने दीजिए विद्यार्थी को। भारत में प्रश्न पूछने की बड़ी अच्छी परंपरा है। एक छोटा सा बच्चा यमराज से प्रश्न पूछने चला गया था। कठोपनिषद की कथा है, आपको पता होगा, यम नचिकेता की। प्रश्न पूछते हैं, यक्ष ने प्रश्न पूछे थे युधिष्ठिर से और उनके भाइयों से, वो प्रश्न बड़े फेमस है, आपको सबको पता होगा। एक और प्रश्न पूछने वाला है भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति हुआ है अर्जुन, जिसने श्री कृष्ण से प्रश्न पूछे हैं। श्रीमद् भगवद गीता निकली उससे। उसकी एक कथा से अपनी बात को समाप्त करूंगा। फिर एक कथा सुनाता हूँ छोटी सी। कृष्ण से प्रश्न पूछता है अर्जुन, ये मेरे रिश्तेदार लगते हैं, ये मेरे मामा लगते हैं, ताऊ लगते हैं, फूफा लगते हैं, चाचा लगते हैं, इनको कैसे मारूंगा? ये बाबा लगते हैं, इनको कैसे मारूंगा? यहां से प्रश्न करता है, ये मर जाएंगे तो क्या होगा? आत्मा का क्या होगा? कर्म योग क्या है? भक्ति योग क्या है? ज्ञान योग क्या है? स्थित प्रज्ञ क्या है? सब पूछता है। कृष्ण बताते हैं। जब सब पूरा हो जाता है, और भारत की परंपरा यही महत्वपूर्ण बात सिखाती है जो आज आपसे कह के जा रहा हूं। कृष्ण उससे कहते हैं, देख भाई, 18वें अध्याय का अंतिम श्लोकों में से एक श्लोक सुनाता हूं आपको। जब समाप्त होगी ये गीता, पूरा हो गया उनका वर्णन, और कृष्ण कहते हैं इति, इति माने पूरा, अंत, डॉट, इति ते ज्ञानमाख्यातम, मेरे पास जो भी ज्ञान था मैंने तेरे को दे दिया, सुना दिया, बता दिया। इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्या गुह्य परम मया, मेरे पास जो भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ज्ञान था वो मैंने तुझको बता दिया। विवृश्य एतत् अशेषेण, इस पर अशेष रूप में विचार कर ले। अशेष का मतलब है कुछ रह ना जाए। आप लोग अंग्रेजी में बोलते हैं होलिस्टिक, होलिस्टिक अप्रोच से इस पर विचार कर ले। अब मेरे पास जो था वो मैंने बता दिया, और तू इस पर अशेष रूप से विचार कर ले। कृष्ण ने इतना कुछ बताया, कर्म योग ये है, भक्ति योग ये है, ज्ञान योग ये है, स्थित प्रज्ञ ये है, विद्वान ये है, योगी ये है, सब बता दिया। लेकिन करना क्या है? यथेच्छसि तथा कुरु, जो इच्छा करे वो कर। कृष्ण अर्जुन से ये नहीं कहते कि मैं जो रास्ता बता रहा हूं इस पर चल। कृष्ण कहते हैं यथेच्छसि तथा कुरु, जो सही लगे वो करो, जो उचित लगे वो करो, जो इच्छा करे वो करो, लेकिन ये इच्छा मेरी श्रेष्ठत्व में परिवर्तित हो, इच्छा मेरी ज्ञान के साथ सम्मिलित हो, ज्ञान से समृद्ध हो, इसके लिए हमें प्रयत्न करना है। आज आप ऐसे ही एक ज्ञान यज्ञ को प्रारंभ करने के लिए सब लोग एकत्रित हुए हैं।
मैं प्रोफेसर ब्रजेश पांडे जी का, भाई विवेक जी का और पूरे HRD परिवार का, जिन्होंने मुझे आज यहाँ अवसर दिया आप सबसे बात करने का, अपने कुछ विचार साझा करने का, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, सबको आभार व्यक्त करता हूँ। और एक बात पुनः सबको सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों से आपका धन्यवाद करूं, और ऐसा लग रहा था कि हम आपको सुनते ही जाएं। तो मेरी ये इच्छा है कि सर जब ये कोरोना जो प्रकोप खत्म हो जाएगा तो हम आपको प्रत्यक्ष रूप से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सुनना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। आपने अपने व्यस्तम समय में से हमारे लिए समय निकाला और आपके विचारों से हम सभी लाभान्वित हुए। आपके व्याख्यान में अगर हम एक एक शब्द के ऊपर दृष्टि डालें तो प्रत्येक शब्द इतना ऊर्जावान है, हमें इतना प्रोत्साहित करता है और हमारे लिए इतनी प्रेरणा और मार्गदर्शन का काम करता है, और हम सभी में एक ऐसी ऊर्जा आपने प्रज्वलित कर दी है। और मुझे ये लगता है कि आई बिलीव ऑल द पार्टिसिपेंट एंड ऑल दोज हु आर कनेक्टिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ the country. And sir, for your kind information, we have a participant from more than 21 states throughout India, and more than 28 subjects are including in this interdisciplinary courses. और हमारे लिए ये प्रोत्साहित करते हैं कि हम सभी में कैसे एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हो कि हम सभी मानव कल्याण के लिए, पूरा सृष्टि के कल्याण के लिए आगे आए। आपने बहुत अच्छे तरीके से भारतीय परंपरा, ज्ञान और संस्कृति से आरंभ किया, और आपने ये बताया कि किस प्रकार हमारी ज्ञान, परंपरा, संस्कृति मानव सृष्टि के कल्याण में जो है वो कार्य कर रही है। आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया वासुदेव कुटुंबकम के बारे में, तेन तक तेन जूंजिता मां गिरिता कष्टे सदनम, एंड यू नाइसली हाईलाइटेड सर कि we need to develop our moral responsibility at individual level to explore the environmental issue and the social problem, and we need to engage ourselves with these problems, and we need to come with some applied solution so that we can take action effectively and to develop a one new environment in which we can live a very happily life, and not as a happily life with our family as a Vasudev Kutumbakam, क्योंकि भूमंडल के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण है। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। Now we are moving further. Now I would like to request Professor Pandey for delivering keynote address. Over to you, sir. Professor Avinash Chandra Pandey. Thank you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद। यह व्याख्यान मेरे लिए एक मार्गदर्शक का कार्य करेगा, क्योंकि संजीव जी ने बहुत अच्छे से बताया कि किस प्रकार हम मम को व्यापक करें, और मेरा व्याख्यान जो होगा वो एक मिनट का प्रदान कर रहा हूं भाई साहब, आपको नमस्कार करना मैं भूल गया था, मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। नमस्कार सर, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन हम दोनों लोग गवर्नर्स मीट में थे उधर। जी, इसीलिए मैं आपको देख नहीं पाया। बड़े भाई को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार सर। अविनाश चंद्र पांडे मेरे बड़े भाई हैं और मुझसे बहुत स्नेह रखते हैं, बहुत प्रणाम करता हूँ सर। जी सर। तो जो आज हम लोग जिस पर चर्चा करेंगे वो ये करेंगे कि विज्ञान का जो इंसुलर ग्रोथ है एक तरह से मोनोलिथिक है, और हम लोग सामाजिक जो विज्ञान है उससे कहीं आगे पीछे हो गए। इस पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे, और ऐसा करने के लिए अनिवार्य ये होगा कि हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच फॉलो करें, जिसमें कि और भी कई जो शास्त्र हैं उनको समाहित करें, और जो ये पुनश्चर्या पाठ्यक्रम है उस पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का स्वरूप ही इंटरडिसिप्लिनरी है। तो चाहे वो इंटरडिसिप्लिनरी हो, चाहे वो मल्टी डिसिप्लिनरी हो, चाहे ट्रांसडिसिप्लिनरी हो, ये जो आजकल का अप्रोच है उसके पीछे एक सुविचारित मत भी है, और उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो विशेष करके हमने इस टॉक को टेक्निकल नहीं रखा, इसमें जो वैज्ञानिक पक्ष है उसको किस तरह से समझा सके आपके पास, वो हम आपके तरफ ले आएंगे। अपनी बात शुरू करने के पहले हम एक छोटा सा कमर्शियल है। कमर्शियल ये है कि हम अपना प्रचार कर रहे हैं। ये हमारा एक्सेलरेटर सेंटर है जो पूरे देश भर के वैज्ञानिकों के लिए, जिनको भी एक्सेलरेटर की आवश्यकता होती है, वो हमारे यहाँ आकर के
इस सुविधा का उपयोग करते हैं। और इसका जो डिमेंशन है, वो जो आयाम है, वो भौतिकी से लेकर के, जियो साइंसेस से लेकर के, और आज के आने वाले दिनों में जो नई विधा शुरू होने जा रही है हेड्रॉन थेरेपी कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, और जितने भी सैटेलाइट्स हम भेजते हैं अपने आकाश में, स्पेस में, वहां पर जाने के पहले उसका परीक्षण यहाँ होता है, क्योंकि लगातार कॉस्मिक रेज का बम्बार्डमेंट होता रहता है उन इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरणों पर। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि 5 वर्ष तक ये अगर इलेक्ट्रॉनिक्स या ये उपकरण हमारे उपग्रह या सैटेलाइट पर रहेगा तो किस तरह से इस पर प्रभाव पड़ेगा और इसके जो एक्शंस है, इसके परफॉर्मेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये हम लोग यहाँ पर देख करके तब भेजते हैं। जहां तक आप देख रहे होंगे, ये हमारा दिख रहा है पास में, हम बहुत पास में ही हैं जेएनयू के। तो जब कभी आप जेएनयू आने का अवसर प्राप्त हो कोरोना की समाप्ति के उपरांत, तो आप इस संस्थान का आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये 24 घंटे चलने वाली सुविधा है जो देश भर के लोगों के लिए उपलब्ध है। और हमारी जो पहुंच है वो देश भर के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में जहां पर भौतिकी और एक्सेलेरेटर से पढ़ाई हो रही होती है, वो लोग हमसे जुड़े हुए हैं। आपका ध्यान हम यहाँ एक आकृष्ट करेंगे, जैसा कि हमने बताया कि जो वैज्ञानिक क्षेत्र में जो प्रगति हुई है वो एक तरह से इंसुलर है और बहुत ही अप्रत्याशित ढंग से बहुत तेजी से वृद्धि हुई। ये डॉन ऑफ नॉलेज एरा वी कॉल इट, बिकॉज many of the things which are the outcome of our scientific developments have started impacting our environment, energy, health, and many natural hazards are there. And it was being talked just now कि जो विविधता की बात है, जैव विविधता, एक्सटिंक्शन सब होने लगे हैं, जबकि हमारे संस्कृति में इसका बहुत ही अच्छे से समावेश किया गया था कि हम पशु पक्षी से लेकर के सबको अभय करने का सोच के रखते थे। इस कुटुंब को, पूरे वसुधा को एक कुटुंब मानते थे। ऐसी स्थिति में एक्सटिंक्शंस हो रहे हैं और तेजी से जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो रही हैं। कंजम्पशन, जो उपभोग है, वो अनसस्टेनेबल रह गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमारे साथ है वो ये है कि असमानता बढ़ रही है। एक तरफ हैव नॉट्स है और एक तरफ हैव्स है, जिनके पास सब कुछ है, और एक तरफ जिनके पास कुछ नहीं। इनके बीच की दूरी बढ़ रही है, खाई बढ़ रही है। और ये खाई, इनइक्वालिटी केवल इतनी नहीं कि आपके पास संपदा से रिलेटेड है, बल्कि नॉलेज का भी डिवाइड है। और जब तक इस पर ध्यान आपका जाए तब तक आप इस बात के बारे में सोच नहीं सकते, इसके बारे में मंथन करना संभव नहीं होगा। तो जो ग्रोइंग इनइक्वालिटीज है, और ये इनइक्वालिटीज नॉलेज के कारण भी, और हम कहते हैं कि ये जो हमारी इस समय जो एज पर खड़े हैं, 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के तौर पर। और 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है जो औद्योगिक क्रांति है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, 3D प्रिंटिंग, जीन एडिटिंग। ये सारी चीजें हमारे सामने आ चुकी हैं और इस दहलीज पर हम खड़े हैं कि इनका उपयोग हम करने जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में हमको पुनः विचार करना होगा कि किस प्रकार इसका उपयोग हम सस्टेनेबल कर सकें। यदि हम ग्रोइंग इनइक्वालिटीज और जो नॉलेज डिवाइड है और जो असमानता, जो खाई बढ़ रही है, इसको हम पाटने की कोशिश ना करेंगे तो ये जो वर्ल्ड है ये ट्रबल्ड होगा। और इस ट्रबल्ड वर्ल्ड के कारण में क्या है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, उपभोग बढ़ रहा है। इसके कारण जो रिसोर्सेज हैं, वो संसाधन है, वो समाप्त हो रहे हैं। और उस संसाधन के समाप्त होने से जो हमारा जो प्लेनेट है, जिसको हम एनवायरनमेंट, जिसकी बात हम अभी पर्यावरण की बात करेंगे, असंतुलन की बात करेंगे, जलवायु परिवर्तन, और साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग की जो बात हम लोग सुन रहे हैं, उसके पीछे कारण डिप्लीटिंग रिसोर्सेज है बिकॉज ऑफ डेवलपिंग कंजम्पशन एंड आवर प्लेनेट इज स्ट्रेस्ड। एक विहंगम दृष्टि डालते हैं कि किस प्रकार जो हमारे प्रेक्षण है, जो ऑब्जर्वेशंस है, इस बात को की पुष्टि करते हैं। आप देखिए, ये एक सामान्य सा दृष्टि को एक देखने के एक चित्र है जो हमेशा आपको दिखता है। किसी शहर से आप गुजरे, किसी बस्ती से गुजरे, तो ये जो कूड़ा है, जो नालियां हैं, नदियों का नालों में बदलना है और स्वच्छ जल का अभाव है,
ये सब ओवर कंजम्पशन के कारण पर्यावरणीय असंतुलन उपस्थित करना, डिग्रेड करना एनवायरनमेंट को, और उसके कारण असंतुलन की स्थिति हो और इनसस्टेनेबल आपका वातावरण बने। और इसी में आप देख सकते हैं कि अभी कुछ दिनों से जब से कोरोना काल शुरू हुआ, आपने लॉकडाउन में अपने को बंद करके रखा, जो प्रदूषण की समस्या थी काफी हद तक समाप्त हुई। लेकिन ये कब तक? अदरवाइज यही दिल्ली गैस चैम्बर के रूप में बदल जाता था, जहां पर चलना मुश्किल था, जिसके लिए हमको अभिनव प्रयोग करने होते थे कि किस प्रकार हम एयर क्वालिटी को इस प्रकार बना सके कि हम सांस ले सकें और हमारे बच्चे, हमारी जो नई पीढ़ी है, वो जीवित रह सके लंबे समय तक, बिना किसी व्याधि के चल सके, रोग के चल सके। और दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि ये जो एफ्लुएंट है, यानी कि जो डिस्चार्ज कर रहे हैं, जो कूड़ा हम फेंक रहे हैं, वो एफ्लुएंट का है। जो समृद्धशाली लोग हैं उनका एफ्लुएंट निकल करके जा रहा है और हमारी जो वाटर बॉडीज हैं उनको प्रदूषित कर रहा है। तो ये एक तरह से जो हैव्स और हैव नॉट्स के बीच की खाई, और इस खाई के साथ साथ कहीं ना कहीं एक जो कंजम्पशन, उपभोग की जो प्रवृत्ति बढ़ी है कि हमारे पास सब कुछ है तो सब कुछ हम जो 4 लोगों को चाहिए हम अकेले उसका उपभोग कर सकें, और उसके कारण प्रकृति की जो प्राकृतिक असंतुलन है उसको हम जन्म दें, ये उसके पीछे। और आप ये चित्र दिखा रहे हैं, ये चित्र ICTP, इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स, जिसके हम रेगुलर एसोसिएट रहे हैं। वेनिस में जब हम जाते थे तो वहां पर लगता था कि पानी जो के बीच में, नदी के बीच में शहर बसा हुआ, और वो सभी स्थान जहां पर हम लोग कभी घूमते थे वो सब पानी से जलमग्न हो रहा है। और ये जलमग्न होने की घटना केवल एक जगह की नहीं है, पूरी पृथ्वी पर जगह जगह जलमग्न होना, यानी कि पृथ्वी के अंदर, यानी कि भूभाग में पानी का घुसना, समुद्र के पानी का आना, यानी कि जल स्तर में वृद्धि होना, ये भी एक कारण है ग्लोबल वार्मिंग का, जिसके कारण आप ये ग्रेजुअली देख रहे होंगे कि हर जगह ये घटनाएं घट रही। जब हम लोग इधर कभी आते थे, इधर दिल्ली में उतरते थे, तो ये दृश्य ऊपर का है कि पंजाब में, हरियाणा में पराली जलाने की एक कुप्रथा है। खेत में आपने फसल काटी और फसल काटने के बाद आपने वहां आग लगा दी और ये जलता हुआ दृश्य दिखाई पड़ रहा था, जिसकी वजह से एक विशेष प्रकार का धुआं निकलता था और पूरे इस भूभाग को आच्छादित करता था, जिसके कारण आपको जो सनलाइट है उसका कट होना और जो सांस लेने लायक जो वायु है उसमें प्रदूषण होना, ये उसके कारण थे। ये इस प्रकार की रिपोर्ट्स कई बार निकली है कि जो ग्लेशियर्स है, जहां पर रिजर्वायर है, जहां पर पानी बर्फ के रूप में संघनित होकर के इकट्ठा हो रहा है और समय समय पर वो पिघल करके आपको नदियों के थ्रू मिलता है, वो धीरे धीरे ग्लेशियर समाप्त होने के कगार पर पहुंच रहे हैं। आर्कटिक कंप्लीटली खाली होने के कगार पर है, अंटार्कटिक पर भी वही स्थिति है। और इसके कारण एक तो तरफ ये है कि आपके पास जलमग्न होने जैसी स्थिति आ रही है और दूसरी तरफ ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है, पानी की समस्या आ रही है। दिल्ली जैसे शहर में आने वाले दिनों में पीने की पानी की समस्या होगी, और हम इसको कहते हैं कि टाइम बॉम्ब है जो टिक कर रहा है, कब जाकर के ये इस प्रकार के जो कंसर्न्स हैं, ये पिछले दशकों से वाटर टू मच, कहीं पर जहां पर जल प्लावन की स्थिति हो, और जब भी कभी बारिश होती है तो आप देखते होंगे कि बिहार से लेकर के अन्य प्रदेश वहां पर बाढ़ की समस्या है, और दूसरी तरफ पीने का पानी नहीं मिलता। ये जो ग्लोबल वार्मिंग का जो कंसेप्ट है, वो आपने देखा होगा कि, सुना होगा कि IPCC ने इस नोबेल प्राइज शेयर किया था, और कुछ दिनों पहले इस IPCC के जो चेयरमैन थे वो हमारे देश के थे, पचौरी साहब, उनका देहांत भी हुआ। उन्होंने, IPCC ने ये दिखाया कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, यानी कि जो टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है, ये आप जो यहाँ देख रहे हैं, ये बढ़ता हुआ क्रम, अब बढ़ता हुआ क्रम टेम्परेचर का, ग्लोबल मीन का किस कारण से है, तो लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते थे कि इसके पीछे कारण मनुष्य है, मनुष्य द्वारा जन्य जो गतिविधियां हैं उनके कारण ये टेम्परेचर बढ़ रहा है। और उसका कारण ये क्या था कि हम लोगों ने इसको दिखाया
कि जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं के पीछे जो कारण है और कारण का जो प्रतिफल है, टेम्परेचर, चाहे वो लैंड हो चाहे ओशन हो, वहां टेम्परेचर बढ़ रहा है। पहले गर्मी के दिन सीमित हुआ करते थे, जाड़ा भी पड़ता था, विंटर डेज भी होते थे, बट नाउ वी हैव मोर हॉट डेज, लेस फ्रॉस्ट डेज, ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, आर्कटिक सी आइस हैज कंप्लीटली गॉन, द विंटर स्नो कवर इज आल्सो डिक्रीजिंग। कहीं पर जहां पर बर्फबारी होती थी वहां पर भी अगर आज के समय में बर्फबारी होती भी है तो बहुत थिन होती है। सी लेवल का बढ़ना और साथ ही साथ जो हमारे जीव जंतु हैं उनका पोल की तरफ भागना, नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होना, ये भी एक दर्शाता है कि किस प्रकार हमारे जो जीव जंतु हैं वो भी हमारी एक्टिविटीज, मानव जन्य जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है उससे किस प्रकार वो पीड़ित है। और इसका कारण ये हो रहा है जो मेजर इम्पैक्ट है कि लू का चलना, लू की संख्या, नंबर ऑफ डेज जब हीट वेव्स बह रही हो, जगह जगह मरुस्थल बनना, सूखा पड़ना, और अभी आपने देखा होगा कि अमेज़न में फायर आग लगी हुई थी, इस तरह से अन्य जगहों पर जंगलों में आग लगना, कोस्टल एरियाज जो तटीय क्षेत्र है वहां पर लोगों के रहने की समस्या, क्योंकि सी लेवल के बढ़ने के कारण पानी उनके घरों में घुस रहा है। हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज है, आपने देखा होगा पिछले दशकों में, चाहे वो कॉलेरा हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे डेंगू हो, चाहे लाइम हो, ये इनकी संख्या बढ़ी। एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की संख्या घट रही है, प्रजातियों का मतलब उनकी वैविधता, और वो प्रलुप्त हो रही हैं, इससे हमारा बायोडाइवर्सिटी खतरे में है। एग्रीकल्चर जो हमारा कृषि है वो अनइवन है, जहां पर कोई चीज पैदा होती थी वो अब शायद नहीं हो सकेगी। जो ट्रॉपिकल एरिया है जो कि मानसून पर डिपेंड करता है, आपने देखा होगा कहीं कहीं घटनाएं अतिवृष्टि की होती हैं कि जो पूरे भारतवर्ष में एवरेज रेनफॉल होना होता है वो एक जगह कहीं पानी बरस गया और वहां पर बाढ़ आ गई, अतिप्लावन हुआ। वाटर ही एक ऐसा संसाधन है जो कि अब स्केर्स हो गया है, दुर्लभ होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ड्राइंग की वजह से, सूखा पड़ने की वजह से, स्नो के मेल्ट होने की वजह से, और जो रिजर्वायर्स थे, ग्लेशियर्स थे, उनके मेल्ट होने की वजह से। और यहाँ पर ये जो हम आपको दिखा रहे हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन, केवल उन जगहों पे नहीं जहां पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है, बल्कि उन जगहों पर जहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है। अंटार्कटिक पर, साउथ पोल जहां पर है, सामोआ हो या मौना लुआ हो या बारो हो, ये चार आपको कर्व्स दिखाई पड़ रहे होंगे अलग अलग रंगों के। इससे केवल आप ये देखिए कि ये चारों कलर के जो कर्व है वो केवल इसमें अंड्यूलेशंस है। अंड्यूलेशंस का मतलब इसमें एक गतिविधि है, कोई बढ़ रहा है कभी घट रहा है। लेकिन अगर ट्रेंड आप देखिए तो 73-74 से लेकर के आज के डेट तक ये लगातार हर जगह पर, चाहे वो साउथ पोल हो चाहे वो मौना लोआ हो, कहीं पर ये बढ़ता हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हम बनाते हैं, पॉलिटिकल बाउंड्रीज का सम्मान ये मौसम नहीं करता, ये जलवायु नहीं करता, क्योंकि हवा और साथ में जो बाकी चीजें हैं वो एक दूसरे से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होती हैं। They circulate, and because of that the global mean temperature rises, and that is the biggest concern. तो कभी कभी होता है कि साहब हो सकता है कि जो सूर्य में गतिविधियां चल रही हैं, जो सोलर फ्लेयर है, हो सकता है कि हम लोग डेटा को एक छोटी काल अवधि के लिए देखते हैं, इसके कारण हम ये अनुमान लगाते हैं कि ऐसा घटना घट रही है। तो हो सकता है कि बिकॉज ऑफ सोलर फ्लेयर ऐसा होता हो। तो सोलर फ्लेयर का ये आपके सामने चित्र दिख रहा है, इसमें भी आप ये देख रहे होंगे कि ये पीरियडिकली इसमें आवर्ती रूप से परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन इसमें कोई जिस प्रकार से पिछला कर्व आपने देखा था कि इस तरह से वृद्धि हो रही हो, ऐसी कोई घटना नहीं है। तो आप ये मान सकते हैं कि ये गतिविधियां जो भी हो रही हैं वो इस पृथ्वी पर की जाने वाली एक्टिविटीज, जो अति दोहन, अति उपभोग और साथ ही साथ जो हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस बना रहे हैं, उसकी वजह से इनका होना निश्चित है। सी लेवल के राइज होने में दो कारण है, एक तो टेम्परेचर का बढ़ना, और साथ साथ जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पानी का जो आयतन है वो भी बढ़ता है, थर्मल एक्सपेंशन होता है। एक तो पानी जब बर्फ पिघला वो जाके समुद्र में मिला, और समुद्र में मिलने के साथ साथ जब खुद एक्सपेंशन हुआ, थर्मल एक्सपेंशन, तो ये दोनों कारण आप देख रहे होंगे कि यहाँ भी एक पैटर्न दिख रहा है जो कि बढ़ता हुआ दिख रहा है। और ये एक तरह से एनुअल मीन है, 5 ईयर मीन है जो आपको
संतुष्ट करेगा कि सी लेवल में लगातार वृद्धि हो रही है। जहां तक ग्लेशियर्स का प्रश्न है, पूरे ग्लोब पर कहीं भी जाए, वो केवल हमारा हिमालय ही नहीं है, जहां आप देख रहे होंगे कि 2002 में क्या है और 1957 में क्या था। 1957 में जहां तक बर्फ थी वो घट करके पीछे चला गया और ग्लेशियर्स भी हमसे भाग रहे हैं, दूर जा रहे हैं। ये केवल एक जगह नहीं है, चाहे वो आप किलिमंजारो में जाइए साउथ अफ्रीका में, चाहे अपने यहाँ देखिए, चाहे आप आर्कटिक सी आइस पर जाइए, हर जगह आपको ये घटना दिखाई पड़ेगी कि इस प्रकार से चीजें आगे बढ़ रही हैं। जहां तक इस आइस शेल्ट मेल्ट का प्रश्न है, आप देख लीजिए कि जो लाल दिख रहा है इसमें, ये दिखा रहा है कि वार्मिंग का असर है जिसके कारण पानी अंदर घुस रहा हो, और ग्रीनलैंड का जो आइस मास है वो लगातार घट रहा हो। हेल्थ इंपैक्ट्स ऑफ फ्लड के बारे में हमने बताया कि जब पानी बहेगा, जल प्लावन की स्थिति होगी, जब बाढ़ आएगी तो उसके कारण टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जो विषैले पदार्थ हैं, वो हमारे पीने के पानी में मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर हम आपने देखा होगा अभी कोरोना में जब हमने आपको बंद कर दिया, लॉकडाउन में आप बंद हो गए, तो मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ा। तो इस प्रकार की जहां पर जल प्लावन की स्थितियां होती हैं, वहां पर लोग मानसिक रूप से भी विचलित होते हैं, और उसका जीता जाता उदाहरण अभी आपने हाल में खुद महसूस किया होगा, जब आप इनकैपेसिटेट हो गए, बीमारी से बचने के लिए अंदर हो गए, तो आपको लगा कि शारीरिक हेल्थ, जो आपका हेल्थ है वो तो बचा लेंगे, लेकिन बहुत लोग उद्विग्न होने लगे, बहुत लोग डिप्रेशन का शिकार हुए। उसका कारण ये हुआ था कि मेंटल हेल्थ भी एक तरह से प्रभावित हुआ। आपने ये भी देखा होगा कि जब लॉकडाउन की घटना हुई तो विस्थापित, जहां तक विस्थापितों का प्रश्न है, वो राजनीतिक कारण हो, जो आप लोग सभी लोग यहाँ पर समाजशास्त्र के विद्वान बैठे हैं, सबसे अधिक अगर विस्थापन होता है तो वो जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है। और ऐसे लोगों को स्थान भी दे पाना हमारे लिए एक चुनौती का कार्य है, जो हम नहीं कर पा रहे। हमने इस व्याख्यान का टॉपिक जानबूझ करके आपदा प्रबंधन था, लेकिन हमने रखा नहीं था। हम इसको दूसरे तरीके से ले जाना चाहते थे, जिससे कि हम आपको इसके बारे में बता सकें। एक तो जो नेचुरल कैटास्ट्रॉफी वर्ल्ड वाइड है, नंबर ऑफ इवेंट्स, उन नंबर ऑफ इवेंट्स को अगर देखें तो आप देखेंगे कि अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, ये दिख रहा होगा लाल रंग की एक्टिविटी जो नीचे दिख रही है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो नीला दिख रहा है वो फ्लड है। और उसके अलावा उसमें भी जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, जो टेम्परेचर्स हैं, मास मूवमेंट है, ये आपदा के अन्य कारण है। इन आपदा के अन्य कारणों में आपको ये रेखांकित करना होगा कि जो जल प्लावन की स्थिति है और जो अन्य कठिनाइयां हैं जिनके कारण सिचुएशन कहीं ज्यादा भयावह है, उसके बारे में हमारा ध्यान ही नहीं है। और अभी हमने आपको बताया कि जो हमारे जो जैव विविधता को खतरा है, तो जैव विविधता को जो खतरा था, वो जैव विविधता को खतरा यहां तक बढ़ गया है कि लगभग 25% जो वाइल्ड मैमल, जो स्तनधारी प्राणी है, वो लगभग समाप्त होने के कगार पर है। ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? और अभी आपने देखा होगा कि एक काम हमने और भी किया, कि हमने क्या किया कि वो जो जीव जंतु जिसको कि हमको नहीं खाना चाहिए, उनको भी मार के खाने लगे। तो जब भी कभी ऐसा होता है कि इन जीव जंतुओं को कठिनाई होती है उनके अस्तित्व की, उनके हैबिटेट की, तो ये क्या करते हैं कि इनमें जो पल रहे वायरसेस होते हैं वो मनुष्य में आने की कोशिश करते हैं। और जब मनुष्य में आते हैं तो ये जूनोसिस जिसको कहते हैं, और जूनोसिस का एक एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि अभी हाल में आपने देखा कि किस प्रकार ये घटनाएं हमारे समक्ष एक विकराल रूप लेकर के आई, जब कोरोना हमारे लिए, हमारे अस्तित्व के लिए खतरा बन गया। क्यों? क्योंकि जो चमगादड़ है, जो स्नेक्स है, जो पेंगोलिन बेचारा चींटी खा के जिंदा रहता, उसको मार के अगर हम खाने लगे, तो फिर आप हमेशा प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने में आप ये देखेंगे कि प्रकृति भी अपना संतुलन बनाए रखने के लिए अपना कार्य कैसे करेगी, जिसका कि अगर प्रतिदान देना हो तो शायद हम तैयार नहीं हो सकेंगे। जहां तक टाइप ऑफ हैजर्ड्स की बात हो, हमारे जो देश में कितने प्रकार के हैजर्ड्स हैं, कितने प्रकार की आपदाएं आ सकती हैं, तो आपदाएं अंतिम प्रकार से अगर आप देखें तो ये क्लासिफाइड है, जहां पर आप
नेचुरल डिसास्टर्स, अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन, हरिकेन, फ्लड, लैंडस्लाइड, ये सब ये नाम है, लेकिन साथ ही साथ कुछ मैन मेड डिसास्टर्स भी हैं, जिसमें भूखमरी होना, अकाल पड़ना, एपिडेमिक्स जैसे अभी आपके सामने समक्ष आया। और ये एपिडेमिक्स एक तरह से मैनमेड भी था और साथ में एक टूल की बायोलॉजिकल वारफेयर की तरह इसको कोई इस्तेमाल ना कर पाए। कल के दिन अगर हमको लग गया कि हम ये कार्य कर सकते हैं, किसी को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, उसकी इकोनॉमी नष्ट कर सकते हैं, तो हम जानबूझ करके ऐसे वायरसेस बना करके आपके यहाँ फेंकेंगे जो कि कहीं ज्यादा लेथल होंगे एज कंपेयर टू अदर काइंड ऑफ वारफेयर, चाहे वो न्यूक्लियर हो चाहे वो केमिकल वारफेयर हो। भारतवर्ष का जहां तक प्रश्न है, आप देखिए कि जो हमारा मैप दिख रहा है ना, इसमें प्रोनेस हैजार्ड्स की जहां तक बात है, ये जितना भी इसका कोस्ट लाइन है ये सब समुद्र के साथ जुड़ा हुआ है। और हम यहाँ पर 60% जो हमारा भूभाग है वो अर्थक्वेक्स के लिए प्रोन है, यानी कि यहाँ पर सिस्मिक जोन 1, 2, 3, 4 इस तरह से हमने इसको जोनेट किया हुआ है, जोनेशन किया हुआ है। और 60% भाग में हमारे देश में अर्थक्वेक आने की संभावना है। जहां तक फ्लड्स का प्रश्न है, 40 मिलियन हेक्टेयर पूरे देश में जो भूभाग है वो बाढ़ से प्रभावित है। और 8% एरिया जहां पर आकर के साइक्लोन हिट करता है। और अभी आपने देखा हो कि अम्फान आया इधर की तरफ, चाहे बे ऑफ बंगाल हो चाहे वो आपका अरबियन सागर हो, इन जगहों पर चक्रवात उठते हैं और इनकी भी संख्या बढ़ रही है और साथ में इनकी इंटेंसिटी बढ़ रही है। और इनकी इंटेंसिटी बढ़ने के मूल में भी कारण के तौर पर जलवायु परिवर्तन है। और जहां तक एक्सट्रीम दूसरे की बात है, सूखा पड़ने की, तो 68% ससेप्टेबल है टू ड्राउट। तो अगर आप ये देखें तो जो मैन लॉसेस है ओवर द ईयर्स, ये संख्या बहुत बढ़ी है। और बढ़ी है के साथ में हम आपको दिखा रहे हैं कि जो सीवियरिटी इंडेक्स है, सीवियरिटी इंडेक्स में चाहे वो लैंडस्लाइड, टॉर्नेडो, थंडरस्टॉर्म, हेल स्टॉर्म, ये 10 की अगर स्केल पर आप नापें तो आप देखेंगे कि ये सभी लॉस टू इकोनॉमी, लॉस टू लाइव्स, इनकी होने की जो घटना है, फ्रीक्वेंसी वो, और वल्नरेबिलिटी हमारी है, ये हैजार्ड्स है। और हैजार्ड्स के साथ में जैसे हम मान लीजिए दूसरे तल्ले पर बैठते हो और दूसरे तल्ले पर बैठने पर मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर में आग लग गई, तो आग एक हैजार्ड हुआ और हमारी वल्नरेबिलिटी अगर हम दूसरे तल्ले पर है तो बढ़ गई। इसी प्रकार ये साइक्लोन हुआ या सूखा पड़ना हुआ या भूकंप आना हुआ, ये हैजार्ड्स है। लेकिन ये अगर हम भारतवर्ष के उस क्षेत्र में रहते हैं जहां इनके आने की संभावना अधिक है, जैसे यंग फोल्ड हिमालयाज के पास में लगातार कोई ना कोई घटना घटती रहती है जिसके कारण भूकंप आते हैं, तो हमारी वल्नरेबिलिटी वहां पर ज्यादा है। कोस्टल एरिया में हम रहते हैं तो हम ज्यादा वल्नरेबल है कि हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा साइक्लोन्स का। और ये आप देख सकते हैं कि वल्नरेबिलिटी के तौर पर कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जहां पर कोई ना कोई हैजार्ड उसके नजदीक ना हो और वो वल्नरेबल ना हो। फॉर एग्जांपल, इफ यू टॉक अबाउट फ्लड, sea and river erosion, landslide, mud flow, drought, cyclone, hurricanes, hail, these are all different kind of hazards, and all the parts of our country are vulnerable because some of the things are there in the vicinity and they do affect the livelihood of that place. So coming to that part, how, और इसके बाद हम चूंकि यहाँ पर नई शिक्षा नीति की बात हो रही है और नई शिक्षा नीति के साथ में आप सभी हमारे साथ सम्मानीय शिक्षक गण जुड़े हुए हैं। एक आपदा ये भी है जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये आपदा है जो हम लोग असेसमेंट करते हैं, जो एग्जामिनेशन लेके लोगों को नंबर देते हैं और उनका इवैल्यूएशन करते हैं। ये आपदा क्यों है? क्योंकि अगर आप देखें इसमें तो जिसको समझ है, जिसने पढ़ा लिखा है कुछ, वो इम्तिहान फेल हो जाए, उसकी जो प्रायिकता है वो शून्य है, वो फेल नहीं हो सकता। अगर आपको आता है, कितना भी कठिन प्रश्न आपसे पूछा जाए आप उसका उत्तर देंगे, आप पास हो सकेंगे। अगर पुअर अंडरस्टैंडिंग है, आप फेल हो जाते हैं, कोई बात नहीं, तो होना ही है क्योंकि आपकी समझ अच्छी नहीं है। गुड अंडरस्टैंडिंग है, आप पास हो जाते हैं, ठीक बात है, आपने पढ़ा था, आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो आप पास होंगे। ये जो संख्या है, आता जाता कुछ नहीं है, पुअर अंडरस्टैंडिंग है, उसके बाद भी आप इम्तिहान पास कर रहे हैं। ये हमारी शिक्षण व्यवस्था का एक कमजोरी है।
जिसमें हम यहाँ पर पूरी शिक्षण व्यवस्था के मूल में क्या है कि हम लोगों को रटने के लिए प्रेरित करते हैं, उसको ये देखते हैं कि कितना ज्यादा मेमोराइज कर सकता है, ज्ञान बटोर सकता है, इमेजिनेशन जीरो है। तो किसी भी व्यक्ति की जो इंटेलिजेंस है वो इस बात पर निर्भर नहीं करती कितना आपने ज्ञान अर्जित किया, बल्कि कितना आप इमेजिनेटिव है, कितना आप कल्पनाशील है। तो ये एक दूसरी आपदा है, जिस आपदा से निपटने के लिए इस बार आपने नई शिक्षा नीति में लर्निंग आउटकम बेस्ड असेसमेंट की बात की है, लर्निंग आउटकम बेस्ड क्यूरिकुलम की बात की है। तो जो ट्रेडिशनल असेसमेंट्स हैं, जिसमें उन प्रश्नों को पूछना जो विद्यार्थी समझ गया कि ये 5 साल का प्रश्न पत्र है, इसमें से आना है, और उसके हिसाब से वो रटता है, लिखता है बिना समझे। हमारी आवश्यकता क्या है, ये जो लोअर लेवल की जो कॉम्पिटेंसीज हैं, जिसमें हमने रिमेम्बरिंग को ध्यान रखा था, अंडरस्टैंडिंग पर थोड़ा बहुत जोर हुआ करता था, और कुछ न्यूमेरिकल्स पूछते थे कि आप अप्लाई कर सकते हो, ये लोअर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसीज है। नई शिक्षा नीति में व्यक्ति को, शिक्षार्थी को एनालाइज करने की कैपेबिलिटी डेवलप हो सके, वो इवैल्यूएट करने की कैपेबिलिटी डेवलप कर सके, और साथ ही साथ क्रिएटिविटी आए उसके अंदर, सर्जनशीलता आए। और आप कभी इस बात को विचार करके देखिए कि जब हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे उस समय पूर्व में हमारी जो शिक्षण व्यवस्था थी, उससे हम लोग सर्जनशीलता में कितना आगे थे। अगर हम एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो जो हमारी गणनाएं थी, जिनको हम प्रेक्षण लेकर के स्वयं सूत्र बना करके बताते थे कि ये घटना घटने वाली है, वो अक्षरशः सही होती थी। और जब आगे हम गए तो हमको बनाया गया कि आप केवल ऑर्डर लेकर के एग्जीक्यूट करने लायक अधिकारी कर्मचारी बने। तो अब हमारी शिक्षण व्यवस्था में विशेष करके शिक्षकों की हमारी जो भूमिका है, उस भूमिका में हमारे पास लर्निंग आउटकम्स डिक्लेयर्ड हो कि हम इस कोर्स से क्या चाहते हैं। केवल ये नहीं कि हमने कुछ चीजें रटा दी आपको और आपने उसको पास कर लिया रट करके, और उसके बाद बिना समझे उसको उगल दिया कहीं पर, ये डिजायर्ड नहीं है। और शायद कहीं ना कहीं असेसमेंट में हमारे कठिनाई है। ये असेसमेंट जो है वो समेटिव असेसमेंट ना हो करके फॉर्मेटिव असेसमेंट के तौर पर होना चाहिए, और हम सभी लोग इसके लिए, तो इन आपदाओं का, अगर आपदाओं का प्रश्न है तो जो सबसे गरीब आदमी होता है उसी पर ये आपदाएं पहले प्रभाव डालती हैं। चाहे वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो, चाहे वो हंगर हो, चाहे वो वाटर की शॉर्टेज हो, पानी की कमी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, सबसे अधिक अगर प्रभावित होता है तो ये पुअरेस्ट पॉपुलेशन। और आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि जो ड्राउट मॉर्टेलिटी रिस्क डेकाइल्स है, वो नीला जहां जहां दिख रहा होगा वो 1 से 4, 5 से 7 और 8 से 10 के डेकाइल में भारतवर्ष में भी अच्छी खासी जनसंख्या है जो इससे प्रभावित है और प्रभावित हो सकती है, जिसके बारे में हमको चिंतित होना चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर हमको पता ही है कि आपदा है, मैनमेड है या नेचुरल है, इसका होना ही है, तो हम क्या अपने को बचा सकते हैं? क्या ऐसा है कि इस डिसास्टर मैनेजमेंट से संबंधित कुछ टिप्स हमारे पास हो जिससे कि हम इस डिसास्टर से बच सकें, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मैनमेड हो? तो आपका ध्यान अब इस अगली स्लाइड्स पर हम आकृष्ट करेंगे कि ये जो डिसास्टर और डिसास्टर रिस्क रिडक्शन है, ये ऑफ लेट वी स्टार्टेड इन 2005 विद द एक्ट, NDMA एक्ट जो आया, डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट। और अभी आपने देखा होगा कि इसका बहुतायत से प्रचार भी हुआ, क्योंकि इसका उपयोग करके हमने इस दौरान आपकी जो आपदाएं थी उस आपदा से निपटने का प्रयास किया। सो बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द कम्युनिटी, अगर कोई हो कि जिस समुदाय में उस आपदा से निपटने की अगर उतनी संख्या में हमारे पास संसाधन नहीं है कि जिससे कि हम प्राकृतिक हो या मैनमेड हो उससे हम निपट सके। और यही कारण था कि आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में हमने आपसे कहा कि अभी आप घर से मत निकलिए, जबकि संख्या अब बढ़ रही है, उस समय संख्या कम थी। उसका कारण ये था कि हमारे जो हेल्थ सेक्टर में जो तैयारी थी वो लगता था कि अपूर्ण थी। अचानक ढेर सारे लोग बीमार पड़ जाएं, उनको उपकरणों की आवश्यकता पड़े, तो शायद लोग सड़कों पर उनको सुविधा नहीं मिल सकेगी और वो वहां पर जूझेंगे अपनी मृत्यु से। तो वो समय दिया गया जबकि हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकें, अपने क्षमता में वृद्धि कर सकें, जब तक कि आप घर में बैठे, जब तक कि इसका संक्रमण ना हो, कम हो और रोक सकें। तो इसको हमने एक मैथमेटिकल फॉर्मूले से आपके सामने रखा हुआ है। हैजार्ड क्या है? सोर्स ऑफ पोटेंशियल हार्म।
जैसे कि हमने बताया कि कहीं साइक्लोन आ रहा है, कहीं पर भूकंप आ रहा है ना, विद ए पोटेंशियल फॉर कॉजिंग हार्म। अगर भूकंप आया, बिल्डिंग अच्छी नहीं बनी है, बिल्डिंग के अंदर लोग दब कर मर जाएंगे। अगर आप तटीय स्थलों पर रहते हैं और साइक्लोन आया, आप वहां से नहीं हटे, तो उसमें आप बह जाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी नष्ट हो जाएगी। वल्नरेबिलिटी क्या है, ये सारे हैजार्ड सबको पता है, लेकिन किसी स्थान पर किसी हैजार्ड की वल्नरेबिलिटी, उसके होने की संभावना ज्यादा है, प्रोननेस ज्यादा है। जो लोग तट पर रहते हैं उनको साइक्लोन, अब जैसे हम लोग दिल्ली में हैं, वहां पर साइक्लोन नहीं पहुंचेगा। बहुत हल्का, अगर बहुत तेज है तो उसकी थोड़ी हवाएं आएंगी, उसकी वजह से पानी अतिवृष्टि होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 120-140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई हवा बहे और हमारा छत उड़ा ले जाए। ये संभावना यहाँ पर, क्योंकि आते आते यहाँ पर क्षीण हो गया। अब डिसास्टर क्या है, आपदा। आपदा में अगर किसी हैजार्ड की बात करें और अगर उसकी वल्नरेबिलिटी मतलब पास में आप रखें, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणा हो गया। अब हैजार्ड मल्टीप्लाइड बाय वल्नरेबिलिटी, ये हो गया डिसास्टर। लेकिन अगर साथ ही साथ आपकी कैपेसिटी है कि आप उससे निपट सके, यानी कि आपने फोर वार्निंग कर दी, लोगों को वहां से हटा दिया, या जब जल भरा तो आपने उनको कहीं पर शरण स्थल बना दिया, बड़े बड़े स्कूल हैं जहां पर उनको रहने के लिए, खाने के लिए व्यवस्था दे दी। तो जब पानी वापस चला गया, प्रभाव कम हो गया, तो वो पुनः जाकर के अपना घर बसा लेंगे। तो कैपेसिटी जो है वो आप देख रहे होंगे कि ये भिन्न के रूप में, एक फ्रैक्शन के रूप में रखा है, जहां पर न्यूमरेटर हैजार्ड मल्टीप्लाइड वल्नरेबिलिटी है, और जो हर है, जो उसका नीचे जो है डिनोमिनेटर में आप देखेंगे तो कैपेसिटी जब बड़ी होगी तो डिसास्टर घटेगा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटी की। अब इसी को अगर हम यहाँ देखें, जो पैंडेमिक कोरोना था, अगर आप कहें साहब इसको लगा के दिखाइए, रिस्क ऑफ एक्सपोजर में ये 3 फैक्टर्स हैं, n मल्टीप्लाइड बाई k मल्टीप्लाइड बाई t। कितने लोगों से आप एक्सपोज होते हैं, वो नंबर्स। जब आपको रोका गया कि घर में बैठिए, इसका मतलब हमने n को कम किया। टाइम ऑफ एक्सपोजर, हमने आपसे कहा कि फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाइए, 2 मीटर दूरी पर रखिए। तो टाइम ऑफ एक्सपोजर का मतलब, अगर आप किसी के बगल से निकले, कोविड पॉजिटिव है, तो आपका एक्सपोजर कम हुआ। एक कांस्टेंट है कि अगर आप कमरे में बंद हैं 20 लोगों के साथ, मेट्रो आज से चालू हुई, एक कमरे में बंद है जहां पर एयर कंडीशनर चल रहा है, इसका मतलब कि मिक्सिंग हो रही है और ये कांस्टेंट और इसको मल्टीप्लाई कर रहा है। और दूसरी बात जो यहाँ पर हर में रखा हुआ है, इस भिन्न में पी के रूप में, लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, कि आप किस तरह से मास्क लगाते हैं, हाथ धुलते हैं। मुझे ये बताने का पुनः यहाँ पर कारण बनता है कि हमने सबने इसको एक आदत के रूप में विकसित करना है विद्यार्थियों में, कि जब हमारे विश्वविद्यालय खुलेंगे तो हमारे विद्यार्थी इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि किस प्रकार पी बढ़ाएं, प्रोटेक्शन बढ़ाएं, और किस प्रकार NKT को कम करें, जिससे कि रिस्क ऑफ एक्सपोजर कम हो। ऐसा नहीं है कि ये बीमारी पहली बार आई, ये बीमारी अलग इसलिए है क्योंकि आप जानते होंगे मीजल्स में होता यह है कि जैसे ही आप किसी के संक्रमण में आए, और उस समय आए जब आपने स्केलिंग हो रही हो, यानी कि जब जो छाले पड़ते हैं वो जब निकलने शुरू होते हैं, जब वो, उस समय सबसे ज्यादा लोगों को आप संक्रमित करते हैं। लेकिन वो संक्रमण केवल 3 या जो लोग आपके संपर्क में आएंगे, अगर संक्रमित हुए तो तीसरे चौथे दिन उनमें उनका प्रभाव दिखने लगता है। यहाँ क्या होता है कोविड के केस में कि 14 दिन बाद आपको पता चलेगा कि आपके अंदर सिम्टम्स आए, यानी कि 14 दिन का समय मिला जिसमें आपने अपने को संक्रमित, अपने तो थे ही, आपने इतने लोगों से मुलाकात की कि उनको संक्रमित किया, कि जो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर गया। ये कठिनाई इस बीमारी के साथ है, क्योंकि इसके सिम्टम्स ही देर से आते हैं, और जब तक देर तक आते हैं, तब तक आप पता नहीं कितने लोगों से मिल करके उसको नुकसान पहुंचा चुके होते हैं। ये नेशनल लेवल पर NDMA एक्ट के द्वारा ये बात रखी गई थी, 2005 में ये एक्ट आया था, और इसमें अथॉरिटी बनी थी। ये अथॉरिटी सीधे होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करती है। 10th प्लान में भी इस पर विचार था, इस पर एक अच्छा खासा डॉक्यूमेंट आया था। एक चैप्टर ऑन एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज 11th प्लान में भी रखा गया। एक्सरसाइज ऑन डिसास्टर मैनेजमेंट 12th प्लान में रखा गया, और हाई पावर्ड कमेटी है जिसके द्वारा इसको हम लोग मॉनिटर करते हैं। और एक अब इस समय एक बहुत ही सुदृढ़ व्यवस्था हमारे देश में उपलब्ध है, जिसके द्वारा हम लोग आपदाओं से निपटने के लिए NDMA की टीम काम करती है। और अगेन यहाँ एम्फेसिस ये है
कि हम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो करते हैं उसको ऐसा करना चाहिए जो हमको आफत से बचाए, ऐसा विकास ना हो जो आफत बन जाए। और शायद विकास जो हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं और जो सामाजिक उसका एब्जॉर्प्शन है, जो सामाजिक एक्टिविटीज होनी चाहिए, उनमें कहीं पर डिस्कनेक्ट है, जिसके बारे में हम आप बात करेंगे, बताएंगे इस व्याख्यान के अंत वाले भाग में। तो बेहतर हमेशा होता है कि आप अपने को प्रिपेयर रखें और प्रिवेंट करें, कि अपने को बचा के रखें, और बजाय इसके कि जो कोई घटना घट गई, बीमार पड़ गए, फिर आप इलाज करा रहे हैं, फिर बाद में पछता रहे हो कि साहब ये तो गलत हो गया, नहीं तो हमने अपने को बचा लिया होता। तो प्रिपेयर एंड प्रिवेंट इज बेटर देन रिपेयर एंड रिपेंट। What science can do, why this interface should be built, why I am sitting here and talking to you in view of multidisciplinary approach. In this century, we should think science as a like inclusive. It should not be, हमने जो अभी गलती जो की थी पिछले शिक्षा पद्धति में, शिक्षा नीतियों में, कि बहुत ही स्ट्रिक्ट फ्रेगमेंटेशन कर दिया था कि ये विज्ञान का विद्यार्थी है, ये कला का विद्यार्थी है, हम अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं, हमारी अभिरुचि हो तो हम सीमित हैं, हम नहीं जा सकते। उसके बाद स्ट्रिक्ट जो डिसिप्लिनरी अप्रोच था कि हमने जैकेट में भर दिया कि अब आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। ये हमारी कुछ कमियां थी, इन कमियों को हमको देखना पड़ेगा और इन कमियों का उपाय इस नई शिक्षा नीति में भी रखा हुआ है। सो कंसेप्शन दैट साइंस इज ऑटोनॉमस, अगर साइंस जिस दिन ऑटोनॉमस हुआ कि उस पर स्वायत्त हुआ, उस पर निरंकुश हुआ, वो अनसस्टेनेबल होगा, ये आप मान के रखिए। और यही आप लोग जब बचपन में कभी आपसे लिखा जाता है कि विज्ञान वरदान है कि विज्ञान अभिशाप है, तो आप लोग बैलेंस करके लिखते थे कि साहब अच्छा काम करेंगे तो वरदान है, अदरवाइज उसका कहीं दुरुपयोग होगा तो अभिशाप है। दुरुपयोग क्यों होगा? दुरुपयोग जब अनसस्टेनेबल की बात करते हैं, जब दुरुपयोग हम ऐसी कंजम्पशन की बात करते हैं जो कंजम्पशन ओवर हो गया, सरप्लस हो गया, जबकि पृथ्वी जो स्वयं में सक्षम है इतने लोगों को खिलाने पिलाने जिलाने में, वो स्ट्रेस फील कर रही हो, तो इसका मतलब कि हमारा जो विज्ञान है वो ऑटोनॉमस हुआ। और ऐसा क्यों हुआ? अगर आप देखें तो पिछले वर्षों में अगर आप देखें तो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट है, एक समय था जबकि हमारे यहाँ दार्शनिक लोग जो थे वो प्रमुखता पाते थे, लेकिन जब से हमने चांद पर, जब से हमने स्पेस पर भेजा, जब से हमने वैज्ञानिकों वैज्ञानिकों ने फिलोसोफर्स को एक तरह से रिप्लेस किया। अनपैरेलल्ड जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ग्लोबलाइजेशन है, जो कंपटीशन है कि हम यूएस में अगर आप जाते हैं वहां पर तो थैंक्स गिविंग के दिन अगर हमको मिल रहा है कोई चीज $2 में उठा लाएंगे, भले हमारे पास घर पे हो, लेकिन उसको हम लाके भरेंगे यहाँ पर। इनोवेशन जो है वो हमारे वैनगार्ड में हो, अनकंट्रोल्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अर्थ रिसोर्सेज हमारी नियति में बन गया हो कि हम उसको बिल्कुल दोहन करेंगे ही करेंगे। तो जो 21st सेंचुरी है वो सेंचुरी ऑफ नॉलेज तो है, साथ ही साथ लगातार ज्ञान की अभिवृद्धि हो रही। हमने बताया कि अभी ये चौथी औद्योगिक क्रांति का भी समय आ गया। ऐसी स्थिति में अगर हम संभले नहीं तो और भी कठिनाइयां आएंगी। और इसका एक छोटा सा हम ग्लिम्स आपको देते हैं कि जब फैराडे ने 1830 में बिजली के बारे में बात की, इलेक्ट्रिसिटी की बात की थी, तो उसको 50 वर्ष लगे थे कमर्शलाइज होने में। और जब वॉटसन क्रिक ने डीएनए के बारे में खोजा था 53 में, so it took 20 years to get converted into a kind of engineering that is called genetic engineering. But in 1991, when we discovered carbon nanotube that was discovered by Ijima in Japan, within no time, in 10 years, it got implemented in logic circuits. So that means the time domain is shrinking. That means whatever you develop today, whatever you discover today, it gets implemented immediately into the society, into the needs of the society. So by the time society is ready to accept those challenges, तब तक आपके पास वो चीजें आ गई। और जब आ गई तो हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि पिछले, हम जब ये बात कर रहे हैं तो उसके पीछे एक प्रमाण है कि जो नया इंफॉर्मेशन ऐड हुआ है 30 वर्षों में, वो पिछले 5000 वर्षों से कहीं ज्यादा है। और इतना ज्यादा हुआ है कि साइंटिफिक रिवोल्यूशन हैज आउटपेस्ड सोशल रिवोल्यूशन फॉर ओवर ए सेंचुरी नाउ। इसको बुरा मत मानिएगा, सामाजिक वैज्ञानिक जितने हमारे साथ बैठे हैं उनके यहाँ जो क्रांतियां होनी चाहिए थी वो उससे हम आगे निकल गए। साइंटिफिक रिवोल्यूशंस जो थे उन्होंने उनको आउटपेस कर दिया, आगे निकल गए। और उसका कारण क्या हुआ कि अब ये अनसस्टेनेबल चीजें, क्योंकि अब साइंस ऑटोनॉमस हो गया, फिर वो डिक्टेट करने लगा। तो ऐसी नीड, ऐसी जगह पर जो हमारा
आइसोलेशन था कि हम अलग अलग थलग पड़ के एक इंसुलर मोड में अपने को डेवलप कर रहे थे, अब हम आपके साथ हाथ में हाथ मिला के काम करें। तो साइंस जो अदर नॉलेज स्ट्रीम्स है, इन दोनों के साथ मिल करके इनोवेट करें। और इनोवेट करने का मतलब क्या है? जब आपको लगेगा कि ये कचरा आ रहा है, आप एफ्लुएंट हैं, आप पानी पी करके बोतल फेंक रहे हैं और उसकी वजह से एक जानवर मर रहा है, वहां पर जो उस नदी के किनारे रह रहे हैं लोग, उनके ऊपर कठिनाई आ रही है, तो आपको एक जागरूकता लाएंगे। और ये काम किसको करना है? ये सामाजिक वैज्ञानिकों को करना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी हो सकेगा जबकि रोल ऑफ साइंस को नए तरीके से परिभाषित किया जाए। और ये तब होगा जब सोसाइटल एंगेजमेंट्स हो, साइंस को इंसुलर न रहने दिया जाए, और साथ ही साथ जो पॉलिसी के लिंकेजेस हैं उनको भी साथ में लाके रखा जाए। पॉलिसी डेवलपमेंट में सोसाइटी, सामाजिक विज्ञान के लोग और विज्ञान के लोग, ये सभी लोग मिलकर के सिनर्जी के साथ काम करें और सोसाइटल प्रोग्रेस के लिए, साइंटिफिक प्रोग्रेस के लिए आपस में मिल करके अन्योन्य जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है उसको ध्यान में रखते हुए काम करें। व्हाट वी कैन डू, सो देयर आर वैरायटी ऑफ वेज। एज एन इंडिविजुअल we need to immediately act on conservation and energy efficiency. We have to help elect enlightened leaders and policymakers. We have to educate the public as institutions, which we do generally. We have to have a kind of social, economic, scientific, technological researches, and we have to create new institutions and new education policy. You might have come to know that multidisciplinary research and education, MERU education and research universities are planned. So each district will have one HEI. And am I audible? हमारी बात सुनाई पड़ रही है आपको? Yes, sir. अच्छा. And then we have to have kind of international dialogues and negotiations so that जो असमानताएं की बात है, चाहे वो एक देश और दूसरे देश के बीच में या एक ही देश में अन्य जगहों पर, और जरूरत पड़े तो जो पोल्यूटर है उस पर टैक्स लगाएं, उस पर कैप करें, उसके ट्रेड के साथ में आप कठिनाई से निपटे। ये सब चीजें आवश्यक है। और आवश्यकता के साथ साथ एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। जब देखा आपने कि कठिनाई हुई तो हम लोग घरों में रह करके हमने अडेप्ट किया कि किस प्रकार हम अपने को बचा सकते हैं। ये एडेप्टेशन, और साथ ही साथ अगर लगी गया कि अब कठिनाई में फंस गए तो उनके लिए मिटिगेट करना भी हमारे लिए अनिवार्य है। तो यहाँ पर आप देखिए, अभी इसके बारे में संजीव जी ने भी बहुत विस्तार से चर्चा की और उन्होंने बताया कि हमारा जो संस्कृति है वो आपको ये प्रमोट करती है, बताती है कि वसुधैव कुटुंबकम का केवल मतलब इतना नहीं कि सबको भाई बंधु मानो, सबके बारे में सोचो। मम का व्यापक अर्थ लीजिए और सबको मम मानिए, सब मेरा है। और जैसे ही आपने इसको लिया, पॉलिसी नॉट चैरिटी विल डिटरमिन वेदर न्यू टेक्नोलॉजीज बिकम ए टूल फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट एवरीवेयर एंड फॉर ऑल। और जहां तक प्रश्न है, तो इस पृथ्वी पर सब कुछ है किसी के आवश्यकता के लिए, न कि उसकी लालच के लिए। Everyone's needs, but not for everyone's greed. That's what Gandhi ji told, and this is said, जो हमारे पूर्व वक्ता ने दूसरे शब्दों में, दूसरे उपनिषदों के माध्यम से बताया, लेकिन ये सभी जगहों पर ये हाईलाइटेड है कि even God does not dare to appear before a hungry person in any form other than food. अपरिग्रह क्या है? Gandhi did not use a drop of water more than what he needed. So highest priority should be to hunger and poverty. So this is the last slide in which you can see what are the ways by which we can make ourselves sustainable. हम अभी भी भारतवर्ष में रह करके ड्रायर में कपड़ा सुखाना चाहते हैं, रेफ्रिजरेटर में खाना बना करके रखते हैं, 3 दिन 4 दिन खाने की कोशिश करते हैं, लोकल फूड, लोकल मार्केट से सामान नहीं खरीदते। ये सारी चीजें हैं जिसके बारे में हमको जागने का समय आ गया है। और इतना ही नहीं आया है, बल्कि सामाजिक जो समाज विज्ञान के विद्यार्थी हैं, जो शोधार्थी हैं, जो विद्वान हैं, उनको डायलॉग स्थापित करके विज्ञान का जो अतिदोहन है उसको किस तरह से सोसाइटल एंगेजमेंट के थ्रू समझा जाए, ये अनिवार्य है। इसके बारे में बात की जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। Thank you very much, sir. Thank you for your the lecture, and I would like to highlight some of the point of your the lecture which you have delivered. We have learned from your lecture that, sir, how human being as a global force has changed the ecological equilibrium, and how the human being as a global force is encroaching the boundary of other components of the environment. And some of the places these
encroachment may be within the limited capacity or the threshold limit of the nature, which is accepted by the natural environment. But at the some of the places where the pressure is more than the carrying capacity of that area. And in these areas, the Mother Earth calling back. And this is the responsibility of all of us, that we need to listen the hidden voices of the Mother Earth for the safeguard of the nature and for the well-being of the human being. Thank you very much, sir. So I'm sorry, I followed the other speakers and I started speaking in Hindi. I do not know whether I spoke well in Hindi. No, it's fine, Can sir. we ask questions, sir? Other places, yes, please, you say something, yes. Yes, yes, sir. It was indeed a very good presentation, sir. We enjoyed it. And I have a question. And you just said about how the scientific innovations are overtaking the social innovation. Can you emphasize more on that with the illustration? Please, thank you. The time was limited. जैसे आप पैसा जमा करते हैं अपने बैंक में, तो आप एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो 5 साल बाद वो दुगना हो गया, उसके बाद उस पैसे को रहने दीजिए, फिर से वही जो मूलधन है मिश्र धन बना, और मिश्र धन पर फिर आपको चक्रवृद्धि ब्याज लगा, फिर वो अगले 5 साल बाद फिर दुगना हो गया। अगर इस प्रकार आप देखें तो जो वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं वो मिलियन टाइम्स ज्यादा, मतलब 10,000 ईयर्स में अगर आप देखें, जो हमने बताया कि ये हमने आउटपेस किया सोसाइटल रिवोल्यूशन को, तो आई हैव गॉट दोस कैलकुलेशंस, और उसमें हम दिखाते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है वैज्ञानिक उपलब्धियों में, और उसके जो चेन रिएक्शन है कि हमने कोई एक चीज डेवलप की, उससे फिर 10 चीजें निकली, फिर उससे 10 चीजें निकली, तो उसका जब तक हम लोग अर्थ समझ सकते उसका हम उपभोग करने लगे। उस उपभोग की प्रवृत्ति को समझना और उसको आत्मसात करना और उसके साथ एसिमिलेट करना, जो एडेप्टेशन की बात होती है, जो आप बताते, जो सामाजिक विज्ञान के लोगों को बताते, वो शायद कहीं पर डिस्कनेक्ट हो गया। वो रिवोल्यूशन अगर कहा जाए क्रांति, तो हम क्रांति पर क्रांति करते चले गए, अभी चौथी क्रांति फिर करने जा रहे हैं। जैसे पहली क्रांति थी जिसमें कि आपने स्टीम इंजन लगाया, जब आपको लगा कि अब ये ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही हैं, आपको सांस लेने में कठिनाई आ रही है, अब आपके पास ऑक्सीजन की कमी आ रही, राइट। इसी तरह से अगर फोर्थ जो इवोल्यूशन है जिसमें कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना शुरू करें, मशीन लर्निंग शुरू कर दें, आपका मोबाइल जो है आपको ट्रैक करता है, आपको पता नहीं है कि आप कहाँ गए, क्या खाया, क्या पिया, किससे मिले, उसके बाद अगली बार जब आप गूगल खोलते हैं तो आपको बताया जाता है कि ये कर लो। अगर आप 4 दिन 4 बार हवाई जहाज से बड़ौदा चले जाइए तो 5वीं बार आपको मिल जाएगा कि बड़ौदा में टैक्सी मिल जाएगी आपको यहाँ से यहाँ तक कितने पैसे में, क्योंकि आपने कोई टैक्सी हायर की थी, गए थे आप। That means you are being monitored. Your privacy has been invaded, right? And people are looking at those technological tools by which we can model your behavior. तो ये behavior हमने model तो कर लिया, लेकिन इस behavior का आपके पास क्या solution है? As a social scientist, what did you do? No preparedness is there for that matter. तो ये बातें हैं जिनके लिए हमने इसी बात को कहा कि हमने आपको outspace किया। हमने का मतलब scientific revolution has outspaced the societal revolution. Thank you very much, sir. Dear participant, we are running out of time, so the sincere apology to all that we are not taking other questions. So we have come to the end of our combined inaugural sessions of both the courses for environmental study and sociology, and it is now my sincere responsibility to propose a formal vote of thanks on behalf of the HRDC JNU. First of all, we express our sincere gratitude to our respected Vice Chancellor, Professor M. Jagdish Kumar. Thank you very much, sir, for your support, encouragement, and motivation to conduct such programs successfully. Due to your encouragement and the motivation, we are in a position to conduct such program regularly. Thank you very much, sir. We were indeed privileged to, we had Honorable Vice Chancellor of Central University of Bihar, Professor Sanjeev Kumar Sharma ji. We were honored to have listened to your insightful speech, sir, and we highly enlightened with your words. And on behalf of all the connected through this virtual conference room, our heartfelt thanks to you, sir. I do hope that it would motivate, inspire, and encourage our participants and all of us. Our heartfelt gratitude to our respected Professor Avinash Chandra, sir, for delivering keynote address. Sir, your presentation was very valuable, and some of the participants, they are just sending the message that this is a very informative, and they are also requesting for the slides also.
So I request you, if possible, you just mail, then we can share the presentation. Yeah, with the, because you have a vast experience. I have not read your the whole CV because it's a very long, but like you are a like world-renowned scientist. So in continuation this, I would like to thank our all 4 coordinators for conducting these 2 refresher course. Thank you, Professor Jayant Tripathi, Professor Vivek Kumarji, Professor Elmunai Kananji, and Dr. Janaji. Thank you very much. I would also like all the participants who are connecting from the different parts of the area that this program is only possible due to your participant. And in the beginning, I announced that now you are a part of our JNU HRTC family. And this is our moral responsibility that we need to maintain the this center as the one of the best center in India. Thank you very much all the participants. I would like to thank our director, Professor Brajesh Pandeyji, for your support, and due to him, like we are able to conduct all these HRTC program. Thank you very much, sir. We are also thanks to Dr. Ashwani. We would like to thank our all technical team, and I want to announce some of the name, those who are like in touch with you from the last so many days, Mr. Gaurav ji, Madam Neha ji, Om Prakash ji, Amar ji, and I would like to thank at the end of all the JNU faculty members, teaching and non-teaching staff for your support. Thank you very much. Thank you very much all. So dear participant, I have some announcement. I hope you all have received the schedule. So all your classes will be held as per the schedule. So be on time, please, because you join as per the time 10 minutes before your schedule, and your program coordinator will interact in the next sessions. Whatever the query question you have, you can discuss with the coordinator also. And whatever the other like